बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नावल्स कॉटेज में खुश आमदीद। हमारे आज के नावल का नाम है मोहे मन और इसकी राइटर हैं हुमायूं काज़मी। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का नावल। तुम क्या कहना चाह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। निदा खान ने झुंझलाते हुए खुद से 2 साल बड़ी बहन की बात सुनी। इसमें ना समझने वाली क्या बात है? तुम बस माइसा को मेरे पास यहाँ पेशावर भेज दो। सानिया खान ने तहम्मुल से जवाब दिया। अरे कैसी बातें कर रही हो? ऐसे कैसे मैं अपनी जवान बेटी को तुम्हारे ससुराल भेज दूँ? निदा खान किसी सूरत मानने को तैयार न थी। हर रवायती माँ की तरह वो भी बेटी को अकेले भेजने के हक में ना थी। निदा भूलो मत, ये सिर्फ मेरा ही नहीं तुम्हारी बेटी का भी ससुराल है। सानिया खान हर सूरत बहन को मनाने पर बजीद थी। फिर भी सानिया ऐसे रुखसती से पहले भेजना कुछ मुनासिब नहीं लगता। खालिद कभी नहीं मानेंगे। निदा को शोहर की फिक्र लाहक थी जो इस वक्त कुवैत में मौजूद थे। इसमें नामुनासिब क्या है? वो यहाँ अपने भाई की शादी की तैयारियाँ करने आ रही है बस। तुम कैसी बातें करती हो? मैं ऐसे कैसे सिर्फ तुम्हारे कहने पर अपनी बेटी को अकेले वहाँ भेज दूँगी? निदा खान का गुस्सा आ रहा था। बहन की फजूल जिद उन्हें गुस्सा दिला रही थी। अगर ऐसी बात है तो लो मोरे जान से बात करो। सानिया खान ने फ़ौरन मोबाइल सास के हवाले कर दिया। बहन को समझाना अब उनके बस से बाहर था। मेरी बात सुनो निदा, मैं तुम्हारे सब खौफो शुबहात को समझती हूँ, लेकिन माइसा सिर्फ तुम्हारी ही नहीं इस घर की भी बेटी है। वो साद की शादी पर इस घर की बहू नहीं बल्कि बेटी बनकर आएगी। मैं तुमसे वादा करती हूँ माइसा को यहाँ कोई मसला दरपेश नहीं आएगा और मैं उम्मीद करूँगी कि तुम मेरी बात का मान रखोगी। मोरे की बात सुनती वो किसी गहरी सोच में डूब गई। फैसला करना उनके लिए मुश्किल हो गया था। क्या हुआ? ऐसे क्यों बैठे हो? पसीने को माथे से साफ करती वो भी स्कूल से वापस आई थी और सामने उमर को उदास बैठा देखकर पूछ बैठी, आप जा रही हैं? बस इसलिए? उमर ने उदासी से झुका सर उठाया। मैं कहाँ जा रही हूँ? माइसा ने अचंभे से खुद से 5 साल छोटे भाई को देखा। क्यों, आपको अम्मी ने नहीं बताया कि वो आपको खाला के पास पेशावर भेज रही हैं? उमर ने हैरत से उन्हें देखा। मनहूस मुंह खोल दिया। देखा मुझे, कहीं तेरी ज़ुबान के आगे खंदक तो नहीं है? कोई बात पेट में नहीं रखता, हर बात उगल देता है ये लड़का। उड़ती जूती गंदे का निशाना लेती उसे हड़बड़ा गई। अम्मा अब तो हर वक्त मुझ मासूम के पीछे पड़ी रहती हैं। मैं कौन सा झूठ बोल रहा हूँ? सच ही तो बताया है आप ही को। उमर ने एहतजाजन कहा। हाँ बुराया तो सच्चा। अभी पूछो ना कि कल मेरे बटवे से 1000 का नोट किसने चुराया तो साफ मुकर जाएगा। निदा खान इस वक्त बिल्कुल एक देसी पंजाबी माँ की तरह औलाद की टकोर कर रही थी। अम्मी क्या आप सच में मुझे पेशावर भेज रही हैं? दोनों की बहस से बेपरवाह उसके जहन में सिर्फ पेशावर जाने वाली बात पर अटक गया। तैयारियां मुकम्मल हैं सब? नाश्ते के टेबल पर एक तायराना निगाह डालती वो सरबराही कुर्सी पर विराजमान हो गई। जी मोरे जान, सब तैयार है, रोमा खान ने चाय टेबल पर रखते कहा। दावर खान कहाँ है? क्या आया नहीं अभी तक? मोरे ने लाडले पोते की गैर हाजिरी के बारे में इस्तफसार किया। लाला तो सुबह फजर के वक्त घर आ गया था मोरे, अभी तैयार होकर नीचे आते ही होंगे। ज़ारा ने चाय पराठे से इंसाफ करते हुए इतला दी। अस्सलामुअलैकुम। काले रंग की कमीज शलवार के साथ पेशावरी चप्पल पहने वो शाइस्ता चाल चलता डाइनिंग हॉल में दाखिल हुआ। फिरोज़ा खानम की आंखों की चमक पोते को सामने देखते ही भर सी गई। आगे भरकर नरमी से उनके सर पर बोसा देते वो साथ वाली कुर्सी संभाल चुका था। रात को इतनी देर कर दी दावर? फिरोज़ा खानम पोते की गैर हाजिरी को लेकर अक्सर इस तरह का शिकार रहती थी। दावर पुलिस में ASP था और अपने फ़राइज़ को पूरी ईमानदारी से असर अंजाम दे रहा था। काम में फंस गया था मोरे, आप मेरे लिए परेशान मत हुआ करें। मोरे के हाथ को चूमते वो मोहब्बत से गोया हुआ। कैसे परेशान न हूँ, जान बसती है हमारी आप में। कितनी बुरी बात है मोरे जान, पूरा दिन आपके साथ मैं होती हूँ लेकिन इतने प्यार से तो आपने मुझे कभी नहीं पुकारा। ज़ारा ने दादी पोते की मोहब्बत के नज़ारे पर फ़ौरन एहतजाज किया। हाँ तुम तो जलती रहना मेरे पोते से, मोरे ने मुस्कुराहट दबाते हुए कहा। मैं क्यों जलूँगी लाले से? क्योंकि तुम जल कुकड़ी हो। अहमद ने साथ ही लुकमा दिया। तुम मुँह बंद रखो बंदर। ज़ारा ने साथ भाई को भी लतारा। ज़ारा बस, अब आपकी आवाज़ ना आए। मोरे को टोकते साथ मोरे ने गले खंखारते सबको मुतवज्जा किया। आप सबको हमें कुछ बताना है। जैसे कि आप सब जानते हैं साद खान की शादी में महज डेढ़ माह रह गया है, इसलिए हमने फैसला किया है कि ख़ास मेहमानों को अभी से ही मदऊ कर लिया जाए ताकि शादी की तैयारियों में आसानी हो सके। और ये ख़ास मेहमान हैं कौन? कब से चुप बैठी अमारा खान की आवाज़ पर फिरोज़ा खान को एक ख़ास तजस्सुस महसूस हुआ, जैसे वो ख़ास मेहमान के बारे में ख़ास दिलचस्पी रखती थी। जब आएंगे तो आप भी मिल लीजिएगा। बात को ख़त्म करते वो नाश्ते की तरफ मतवज्जा हो गई। अमारा खान ने गुस्से से कांटा प्लेट में पटका और शोहर को देखा जो बगैर कोई तवज्जो दिए अपने नाश्ते की तरफ मतवज्जा थे। अम्मी मैं साफ बता रही हूँ, मैं नहीं जाऊँगी। ज़िद नहीं करो मायसा, मैं जो भी कर रही हूँ तुम्हारे भले के लिए कर रही हूँ। इसमें मेरी भलाई कहाँ है अम्मी?
जिस शख्ص نے اتنے سالوں میں پلٹ کر مجھے نہیں دیکھا، آج میں اس کے شہر، اس کے گھر، اس کے تعارف سے رہوں گی؟ یہ میرے لیے بہت مشکل ہے امی۔ مائسہ کسی صورت پشاور جانے کو رضامند نہ تھی۔ میں ماں ہوں، تمہاری ساری تکلیفوں کو سمجھتی ہوں، اس لیے چاہتی ہوں کہ تم جاؤ اور اس بار اپنی زندگی کا فیصلہ خود کر کے آؤ۔ ندا نے نرمی سے اپنی بیٹی کے بال سنوارے اور اس کا سر اپنے کندھے سے ٹکایا۔ اور اگر فیصلہ میرے حق میں نہ ہوا پھر کیا ہوگا؟ مائسہ کو آنے والے وقت کے خدشات ستا رہے تھے۔ پھر بھی تمہاری ماں ہمیشہ تمہارے ساتھ کھڑی رہے گی، ندا خان نے بڑی ہمت سے جواب دیا۔ مائسہ کو گلے میں آنسوؤں کا گولا اٹکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ آنسوؤں کو آنکھوں کا راستہ دیتی وہ ماں کی ٹھنڈی ممتا کی چاہوں میں پناہ گزین ہو گئی۔ مورے جان، یہ کیا کہہ رہی ہیں، یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ زینے اترتے اس کی نظر سب سے پہلے ہال کے صوفے پہ براجمان مورے پر پڑی، جو انگوروں کو پلیٹ پہ سجائے کھانے میں مصروف تھی۔ انگور کھا رہی ہوں، نظر نہیں آ رہا؟ مورے نے آنکھیں گھماتے ہوئے جواب دیا، جبکہ زارا اب کمر میں ہاتھ رکھے سنجیدہ نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ دادی، آپ شوگر کی مریضہ ہیں، آپ کا انگور اور وہ بھی اتنی زیادہ تعداد میں کھانا بالکل اچھا نہیں ہے۔ پلیٹ کو ان کے سامنے سے اٹھاتی وہ ہرگز ان کی سخت نظروں سے خائف نہیں ہو رہی تھی۔ واپس کرو میری پلیٹ، میں نے آج ہی صبح ٹی وی میں دیکھا ہے کہ شوگر کے مریضوں کے لیے انگور بہت مفید ہیں۔ کہاں دیکھ لیا آپ نے؟ زارا نے مشکوک نظروں سے مورے کو دیکھا، جن کی نظریں بھٹک بھٹک کے زارا کے ہاتھوں میں موجود پلیٹ پر جا رہی تھیں۔ زبیدہ آپا کے پروگرام میں؟ زارا نے حیرت و صدمے کی ملی جلی تاثرات سے مورے کو دیکھا، جو اب اپنے جھوٹ پر بھی گردن اکڑا کے پرجکی نظر آ رہی تھی۔ خدا کا خوف کرے مورے، کیوں زبیدہ آپا پہ جھوٹ باندھ رہی ہیں؟ وہ تو اب حیات بھی نہیں۔ زارا کی چیختی آواز پر انہوں نے گھور کر اسے دیکھا، جو سخت شاکی نظر آ رہی تھی۔ زیادہ میری دادی بننے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے کہا نا، میں نے دیکھا ہے ٹی وی پر، تو بس دیکھا ہے۔ مورے کسی صورت اپنی غلطی ماننے کو تیار نہ تھی۔ ان کی نظر میں ان کا بد پرہیزی کرنا ان کا جائز حق تھا۔ مجھے آپ جیسا بننے کا کوئی شوق بھی نہیں ہے، ویسے بھی خدا نے مجھے بہت عقل سے نوازا ہے۔ گردن موڑ کر انہوں نے ہال کے دروازے کی طرف دہا، جہاں سے وہ بھاگتی دکھائی دے رہی تھی۔ بات سمجھ آنے پر ان کی اڑتی جوتی نے بھی دروازے تک ان کا پیچھا کیا۔ تھوڑا سا راستہ رہ گیا ہے بیٹا، تمہیں کچھ چاہیے کیا؟ نیلے آسمان پر نظریں جمائے وہ آنے والے وقت کو سوچتی بے چین ہو رہی تھی۔ جس شخص کو دیکھے ایک عرصہ بیت گیا ہو، آج اس کے شہر، اس کے گھر، وہ اس کے نام کے ساتھ جا رہی تھی۔ اندیشوں اور خوف نے دل کو گھیر رکھا تھا، جو اگر وہ شخص اس کو اپنا ماننے سے انکار کر دے تو وہ کیا کرے گی؟ کیا اس کے پشاور سے واپس پنڈی جانا ممکن ہوگا، یا وہ یہیں کہیں کسی بلند و بالا پہاڑی کی چوٹی پر کھو جائے گی؟ تھوڑا سا راستہ رہ گیا ہے بیٹا، تمہیں کچھ چاہیے کیا؟ ثانیہ خان کے شوہر تبریز خان کی آواز پر اس کا سوچوں کا تسلسل ٹوٹا، اور وہ ناسمجھی سے سامنے دیکھنے لگی، جہاں وہ بیک ویو مرر سے اس کی جانب متوجہ تھے۔ کچھ چاہیے بیٹا؟ اس کی غیر حاضری محسوس کرتے ہوئے وہ دوبارہ گویا ہوئے۔ نہیں انکل، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ دھیرے سے اس بات میں سر ہلاتے وہ دوبارہ ڈرائیونگ کی طرف متوجہ ہو گئے، جبکہ مائسہ خان کے ذہن میں کچھ دیر پہلے کا منظر گردش کر رہے تھے۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے امی، اکیلے ایسے جانا اس کو ہراساں کر رہا تھا۔ ڈرتی کیوں ہو؟ تمہاری خالہ ہوں گے نا تمہارے ساتھ، اور ویسے بھی اگر فیروزہ خان مجھ سے خود درخواست نہ کرتی تو میں کبھی تمہیں پشاور نہ بھیجتی، لیکن اب فیصلہ آج یا پار کا ہوگا۔ میں مزید تمہیں کسی بے نام آسرے کا بھروسے نہیں چھوڑ سکتی۔ نرمی سے اس کا سر اپنے کندھے پر لگاتے وہ اس کا حوصلہ بڑھا رہی تھی۔ گاڑی کے شیشے سے پار پشاور کی خوبصورت وادیاں نظر آنا شروع ہو گئی تھی۔ جون کے مہینے میں گرمی نے ابھی تک اپنی شدت نہیں دکھائی تھی۔ سر کو سیٹ کی پشت سے ٹیکتے وہ خود کو آنے والے وقت کے لیے تیار کر رہی تھی۔ سفید رنگ کے چکن کاری کے قمیص شلوار میں خاکی رنگ کی چادر کندھوں پر پھیلائے وہ سر پر دوپٹہ سجائے متذبذب دکھائی دے رہی تھی۔ بڑے حال میں ٹھیک اس کے سامنے فیروزہ خان اور ان کے دائیں طرف زارا خان، جبکہ بائیں طرف گھر کی باقی خواتین براجمان تھیں۔ مائسہ کے ساتھ ثانیہ خان موجود تھی، جو مورے کی آنکھوں میں لکھی پسندیدگی پڑتی خاصی پرسکون دکھائی دے رہی تھی۔ کیسا رہا سفر؟ کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ فیروزہ خان کے سوال پر اس نے جھکا سر اٹھا کر انہیں دیکھا، جو چہرے پہ شفقت بھری مسکراہٹ سجائے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ سفر اچھا رہا، کوئی مسئلہ نہیں ہوا، دھیمے لہجے میں جواب دیتی وہ پھر غور سے فرش پر بچی کارپیٹ کو دیکھنے لگی۔ آخری بار جب تمہیں دیکھا تو 12 سال کی تھی تم، اب تو ماشاءاللہ 10 سال بیت گئے ہیں، اور گزرتے سالوں نے تمہیں مزید خوبصورت بنا دیا ہے۔ زارا نے مسکرا کر مائسہ کی گالوں پر اترتے گلال کو دیکھا۔ زارا، جاؤ مائسہ کو اس کا کمرہ دکھا دو۔ زارا کو مخاطب کرتی وہ مائسہ کی طرف متوجہ ہوئی۔ جاؤ کچھ دیر آرام کر لو، پھر رات کے کھانے پہ ملاقات ہوگی۔ ایک نظر ثانیہ خان کو دیکھتی وہ زارا کی تکلیف میں دائیں جانب بنی سیڑھیاں چڑھ گئی۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو مورے؟ کیوں بلایا ہے آپ نے اس لڑکی کو یہاں؟ کب سے خاموش بیٹھی امارہ خان اونچی آواز میں گویا ہوئی۔ آواز آہستہ رکھیں امارہ، ہم کبھی کسی کا ایسا رویہ برداشت نہیں کرتے۔ فیروزہ خان کے چہرے کے تاثرات برہم دکھائی دے رہے تھے۔ ہم صرف پوچھ رہے ہیں مورے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ مورے کا غضب و غضب دیکھتی وہ کچھ ڈھیلی پڑ گئی۔ ہم جو بھی کرتے ہیں اس کے لیے ہمیں کسی سے مشورہ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس گھر کی بقا اور خوشیوں کے لیے جو فیصلے درست ہیں
ہم نے آج تک وہی لیے ہیں اور آئندہ بھی لیتے رہیں گے، لہذا جو ہو رہا ہے اس کو خاموشی سے دیکھیں اور ہونے دیں۔ ہم گھر میں کسی قسم کی بدمزگی نہیں چاہتے۔ فیروزہ خانم کے دو ٹوک لہجے پر وہ پیچ و تاب کھا کر رہ گئی۔ آغا حشمت خان اور فیروزہ خانم کے 4 بیٹے تھے۔ بڑا بیٹا جلال خان اور ان کی بیوی سارا خان کا ایک بیٹا تھا داور خان، دوسرا بیٹا تبریز اور ان کی بیوی ثانیہ کا ایک بیٹا سعد خان تھا، تیسرا بیٹا امین خان اور ان کی بیوی امارہ خان کا بھی ایک ہی بیٹا احمر خان ہے، جبکہ سب سے چھوٹے بیٹے قاسم خان اور ان کی بیوی روما خان کی ایک بیٹی زارا خان اور ایک بیٹا علی خان تھا۔ یہ سب مکین خان ولا کی زیر سایہ ایک ساتھ قیام پذیر تھے۔ یہاں تم لے تو آئی ہو مجھے، لیکن کہیں وہ غصہ نہ ہو جائے۔ سبز گھاس پر ننگے پیر چلتے وہ ساتھ ساتھ زارا سے محو گفتگو تھی، جو دائیں بائیں کے پہاڑوں کو دیکھتی غور سے پانی کی آواز سننے کی کوشش کر رہی تھی۔ آپ بہت ڈرتی ہیں اپی، کوئی کچھ نہیں کہے گا، سب مرد شہر گئے ہوئے ہیں، اب بس اس خوبصورتی کو آنکھوں میں قید کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں پہاڑ دیکھنے شروع ہو گئے ہیں، بس ندی بھی قریب ہی ہوگی۔ جوتوں کو ہاتھ میں پکڑے وہ دونوں قدم سے قدم ملاتی آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ یہ جگہ زارا خان کی پسندیدہ جگہوں میں سے تھی۔ وہ بچپن سے سب سے چھپ کر اکثر یہاں آیا کرتی تھی اور سفر کی تمام تھکن اتارنے کے بعد وہ آج اپنے ساتھ مائسہ کو بھی یہ دلکش منظر دکھانے لائی تھی۔ کتنی دور ہے اور زارا؟ مائسہ کو چلتے چلتے پیروں میں درد محسوس ہونے لگا۔ بس آگے، وہ دیکھیں سامنے۔ زارا کی آواز پر اس نے سامنے دیکھا، جہاں مختلف درختوں کے جھرمٹ میں پہاڑوں کے بیچ ایک خوبصورت ندی بہہ رہی تھی، جس کے چاروں اطراف پھولوں کی خوشبو بکھری ہوئی تھی۔ آنکھوں میں اشتیاق لیے وہ سامنے آتے منظر کے طلسم میں خود کو جکڑا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ ٹھنڈی ہوا سے دوپٹہ سر سے گرتا کندھوں میں بکھر سا گیا، ہوا کے دور سے بال بکھرتے جا رہے تھے۔ زارا نے گردن اکڑا کر فوری انداز میں مائسہ کو دیکھا تو منظر میں کھوئی مبہوت دکھائی دے رہی تھی۔ یہ بہت خوبصورت ہے زارا، ایک ٹرانس کی سی کیفیت میں وہ گویا ہوئی۔ مجھے پتا تھا آپ کو میری سیکرٹ جگہ بہت پسند آئے گی، آپ یہاں رکی، میں تب تک کیریا توڑ کے لاتی ہوں، پھر رات کو دونوں مزے سے کھائیں گے۔ مائسہ کو مطلع کرتی وہ درختوں کی طرف بڑھ گئی، جہاں آموں کے علاوہ باقی پھلوں کے درخت بھی موجود تھے۔ دھیرے دھیرے آگے قدم رکھتی وہ ندی کے قریب رکھے پتھر پر بیٹھ گئی، پاؤں ٹھنڈے پانی میں ڈالے وہ ٹھنڈی ہوا میں اپنے چٹکتے اعصاب کو پرسکون ہوتا محسوس کر رہی تھی۔ کون ہو تم؟ اپنے پیچھے گھمبیر مردانہ آواز پر اس نے اچھل کر پلٹ کر دیکھا، جہاں کالے رنگ کی قمیص شلوار میں ملبوس ایک دراز قد و قامت کا مرد کھڑا تھا، سرخ و سفید رنگ کے ساتھ کالے سیاہ بال جو ماتھے پر بکھرے تھے، گہری سیاہ داڑھی چہرے پر سجی ہوئی تھی۔ بندوق ہاتھ میں پکڑے وہ اپنے سرمئی آنکھوں سے سامنے کھڑی بوڑھی آنکھوں والی لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ تم کون ہو؟ پتھر سے اتر کر سامنے دیکھتے بے دھیانی میں پاؤں نوکیلے پتھر پر رکھ دیا، جو اس کے پاؤں میں چبھتا جلد کو نچلی سطح سے چیر گیا۔ ہلکے سے جھکتے وہ بے ساختہ درد کو سہتی گھاس پر بیٹھتی چلی گئی۔ پاؤں دکھاؤ اپنا۔ ہاتھ میں پکڑی بندوق کو درخت کے پاس رکھتے وہ گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھا۔ ہاتھ مت لگانا، پاؤں کو سمیٹتے اس نے سرد لہجے میں کہا۔ سامنے موجود داور خان نے بے ساختہ سرخ چہرے کو دیکھا، جو درد سہتا بے حال ہو رہا تھا۔ جیب سے رومال نکالتے اس نے مائسہ کے پاؤں کے اوپر رکھا۔ آرام سے بیٹھو، اس کا پاؤں سمیٹتے دیکھ کر وہ سرد لہجے میں گویا ہوا۔ ہاتھ کو رومال میں رکھ کر اس کے ارادتاً بہت طریقے سے خود کو اس کے پاؤں کی جلد کو چھونے سے باز رکھا تھا۔ کون ہو تم؟ رومال کو اس کے پاؤں کے گرد لپیٹتے اس نے دوبارہ اپنا سوال دہرایا۔ تمہارے مالک کی بیوی ہوں، نظروں کو سنبھال کے رکھو۔ اس کے نظروں کی تپش اپنے چہرے کے گرد محسوس کرتی وہ کاٹ دار لہجے میں گویا ہوئی۔ مالک؟ استفہامیہ نظروں سے اسے دیکھتے نظریں بے ساختہ براؤن رنگ کی آوارہ لیٹوں کے گرد جا رہی تھیں، جو ہوا سے اٹکلیاں کرتی بار بار دوپٹے سے باہر نکلتی اپنا دیدار کروا رہی تھی۔ میں خان حویلی کی بہو داور خان کی بیوی ہوں۔ اپنے ڈر پر قابو پاتے وہ بے ساختہ سامنے کھڑے مرد پر اپنی حیثیت کا تعین کر رہی تھی۔ داور خان کی بیوی ہو کر یہاں اس جنگل میں کیا کر رہی ہو؟ اس کی آنکھوں میں مائسہ کو تمسخر ابھرتا ہوا محسوس ہوا۔ درخت کا سہارا لیتی وہ مشکل اپنے قدموں میں کھڑی ہو گئی۔ میں یہاں کچھ بھی کروں، اس سے تمہیں کیا؟ نوکروں کو مالکوں سے سوال کرنے کا کوئی حق نہیں ہوتا۔ غصے سے گویا ہوتی اپنے ڈر پر قابو پاتی نگاہیں پھیر چکی تھی۔ اس سنسان جنگل میں انجان آدمی کے ساتھ اسے عجیب سا ڈر محسوس ہو رہا تھا۔ دل میں ہزاروں اندیشے جنم لے رہے تھے۔ ملکیت ہمیشہ محلوں میں رہ کر کی جاتی ہے بی بی، اگر اپنے شوہر کے نام کے تعارف کا اتنا ہی شوق ہے تو اس کے پہلو میں رہ کر کریں، جنگلوں میں غیر مرد آپ کی حفاظت نہیں کریں گے۔ مقابل کر سرد لہجے میں اس کے جسم پر کپ کپی سی طاری ہوگی۔ مجھے کسی کی ضرورت نہیں، میں اپنی حفاظت کرنا جانتی ہوں۔ ڈر پر قابو پا کے وہ مشکل گویا ہوئی۔ وہ تو نظر آ رہا ہے۔ لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ کی لکیر ابھر کر معدوم ہوگی۔ نگاہیں اس کے سنہرے بالوں پر گئیں جو دوپٹے سے ندارت تھے۔ فوراً دوپٹہ سر پر لو۔ مقابل کے سرد لہجے میں مائسہ نے بکھلا کر اسے دیکھا، جس کی آنکھوں میں ناگواری صاف واضح تھی۔ مائسہ کی ہتھیلیاں نم ہونے لگی۔ قدم آگے بڑھاتے اس نے سفید دوپٹے کو اس کے سر پر رکھا، جو درخت کے ساتھ چپکی کھڑی تھی۔ یہاں سے سیدھا جا کر بائیں طرف مڑ جانا، زارا خان وہیں تمہارا انتظار کر رہی ہے۔
बाकी चीज़ों को नज़रअंदाज करती वो फ़ौरन लड़खड़ाते हुए कदमों से आगे बढ़ गई। डाबर खान की नज़रों ने दूर तक उसका ताक़ुब किया, जो अब दरख्तों के झुरमुट में गायब हो गई थी। आपका पाँव कैसा है अब आपी? राहदारी से गुजरते हुए ज़ारा ने पूछा। अब तो ठीक हूँ, लेकिन तुमसे नाराज़ हूँ। तुम क्यों वहाँ से गायब हो गई थी? मायसा ने शिकवा किया। वो जंगल वाले आदमी का जिक्र करने से खुद को दानिस्तार रोक चुकी थी। मैं गायब नहीं हुई थी आपी, वो हलाकू खान के जानशीन ने मुझे दरख्त पर चढ़ते देख लिया था। बस फिर क्या बताऊँ, इतनी बातें सुनाई कि मुझे लग रहा था कि अगर एक सेकंड में मैं मज़ीद वहाँ रुकी तो यकीनन मेरे कानों से खून रिसना शुरू हो जाएगा। बगैर रुके बोलते उसने हैरान नज़रें लिए उसे देख रही थी। ये हिलाकू खान का जानशीन कौन है, आपको नहीं पता? उसने नफी में सर हिलाया। अमारा ताई का बेटा अहमद खान हर वक्त बस मुझ पर रौब जमाते रहते हैं, ज़ारा ने मुंह बसोड़ते हुए कहा। पर तुम तो कह रही थी कि सब मर्द शहर गए हैं। मायसा को ज़ारा की सुबह की बात याद आई। गए तो थे, लेकिन आज सुबह सबकी वापसी हो गई। बातें करते करते वो जीने के पास आ गई थी। सबसे मुराद यानी डावर खान भी था, और मायसा इस वक्त इस जख्मी पाँव के साथ उसका सामना नहीं करना चाहती थी। वो ज़हनी और जिस्मानी दोनों लिहाज से कुछ देर बस आराम चाहती थी। ज़ारा, मेरे पाँव में दर्द हो रहा है, मैं नीचे नहीं जा सकूंगी। तुम मेरी तरफ से मोरे जान से माजरत कर लो। लहजे में इजाज़त लिए वो गया हुई। आप परेशान ना हो, मैं मोरे को बता दूंगी। आप कमरे में जाए, मैं आपके लिए खाना लाती हूँ। मायसा की फिक्र को ज़ायल करती वो खुद जीने उतरते मोरे के पोर्शन की तरफ बढ़ गई। फजर की नमाज़ पढ़ते उसने कदम कमरे से बाहर रखा। पाँव का दर्द दबा लेने से अब बेहतर महसूस हो रहा था। चाय की तलब में सानिया खान के पोर्शन की सीढ़ियाँ उतरती मोरे जान के पोर्शन में दाखिल हुई, जहाँ दाएं तरफ मुड़ते लकड़ी का दरवाज़ा खोलते किचन में दाखिल हुई। सफ़ेद मार्बल से बना किचन चमक रहा था। फिरोज़ा खान ने अपने चारों बेटों के लिए अलग पोर्शन तमीर करवाए थे, लेकिन वो सब खुद को मोरे जान से जोड़े रखने के लिए उनके पोर्शन में ही खाना खाते थे, और उसकी तमाम तर तैयारियाँ मोरे के पोर्शन के बावर्ची खाने में होती थी। चाय को चूल्हे पर चढ़ाती वो साथ साथ खिड़की से नजर आता लॉन का मंजर देख रही थी, जहाँ नीले आसमान की हल्की रोशनी फैली हुई थी। अगर तुम मुझे आज नहीं मिलती तो दर्द से शायद मेरे सर फट जाता। कप में निकाली हुई चाय को देखते वो चाहत से गोया हुई। मैंने पहली बार किसी इंसान को चाय से बातें करते देखा है। गंभीर मर्दाना आवाज़ पर उसने पलट कर देखा, जहाँ सफ़ेद रंग की कमीज सलवार पर दराज कदो कामत का जंगल वाला शख्स ही खड़ा था, जिसकी सरमाई आंखें अजीब सा तासुर लिए हुई थी। तुम कौन हो? वो मुश्किल लबों को हरकत देती वो मुश्किल गोया हुई। सुबह सुबह किसी गैर का घर में होना उसे हरासा कर गया। वो ही जिसके नाम से तुम यहाँ इस घर में मौजूद हो। सरमई आंखें लाल रंग के दुपट्टे में मुकीद चेहरे का तवाफ कर रही थी। बुरी आंखें हैरत के समंदर में गोताज़न थी। जिस शख्स का नाम सुनते उसे अपने दिल की धड़कन तेज़ होती महसूस होती थी, आज उसे सामने देखकर दिल के गिर्द जमी दीवारों पर गरमाइश का एहसास हो रहा था। वो कैसे उसे कल पहचान न सकी। लड़कपन में कमज़ोर सा लड़का आज एक भरपूर तवाना मर्द में तब्दील हो चुका था। चेहरे पर सजी दाढ़ी उसकी शख्सियत में रौब और दबदबा पैदा कर रही थी। गुजरे साल उस पर बहुत बदलाव लेके आए थे। तुम? मायसा की ज़बान लड़खड़ाई। आप? मुकाबिल का जुमला मुकम्मल होने से पहले ही उसने तस्दीक कर दी। हमारे बमीन जो रिश्ता है उसकी बुनियाद पर तुम्हें मुझे आप ही कहना चाहिए। लकड़ी के दरवाजे से टेक लगाए वो गोया हुआ। नजरें मुकाबिल के पाँव पर गई, जहाँ अब कोई पट्टी नहीं थी। यकीनन उसका ज़ख्म अब बेहतर था। हमारा दरमियान कोई रिश्ता भी है क्या? सालों से सोचती थी कि जिस दिन दावर खान से सामना होगा वो उसे अपने दिल का हाल सुनाएगा, उसको अपने नरम रवैये और तहफ़्फ़ुज़ से अपने होने का एहसास दिलाएगा। लेकिन यहाँ पर जज्बात पर एक जमूद सा ताड़ी था। सामने खड़ा मर्द उसका शोहर था, जिसको वो 10 सालों बाद देख रही थी, लेकिन मुकाबिल का चेहरे पर संजीदगी के सिवा कुछ नहीं था। मायसा को अपना आप इस वक्त एक अहमक महसूस हो रहा था, जिसने ज़िंदगी के इतने साल एक पत्थर जैसे सख्त एहसासात रखने वाले शख्स पर ज़ाया कर दिए। अगर हमारे दरमियान कोई रिश्ता नहीं तो तुम यहाँ किस हैसियत से मौजूद हो? मायसा ने गुस्से से मुकाबिल के होंठों पर उभरती लकीर देखी, जो उसको सरासर अपनी तौहीन महसूस हुई। मैं यहाँ अपनी खाला के लिए मौजूद हूँ, जिन्होंने मुझे शादी की तैयारियों में मदद के लिए बुलाया है। अब रूज करते उसने लाल तमतमाते गालों को देखा, फिर समझने वाले अंदाज में अस्पात में सर हिलाता शेल्फ से मायसा का कप उठाते किचन से बाहर निकल गया। पीछे हैरत से होंठों को हल्का सा वाक करती वो इसको पुष्ट को घूरती रह गई। हवेली की तमाम खवातीन कारपेट पर रंग बिरंगे मलबूसात फैलाए दुल्हन के लिए बरी के कपड़े पसंद कर रही थी। सोफे पर मोरे विराजमान थी, जो सब खवातीन को साथ हदायत दे रही थी। मायसा और ज़ारा, तुम दोनों भी अपने लिए कपड़े पसंद कर लो, फिर मैं अपनी दर्जन को बुलाकर तुम दोनों के नाप दे दूंगी। सफ़ेद शिफॉन के दुपट्टे पर हाथ फेरती वो चौंक कर मोरे को देखने लगी, जो शफकत से उसे देख रही थी। इसकी ज़रूरत नहीं है मोरे जान, मेरे पास पहले से बहुत कपड़े मौजूद हैं। ज़रा की देखा देखी वो भी फरोज़ा गुल को मोरे बुलाने लगी थी। मोरे ठीक कह रही हैं मायसा, तुम्हें कपड़े ले लेने चाहिए। वैसे भी तुमने ऐसे जोड़े कहाँ पहने होंगे।
हमारा खान के लहजे में झलकती खुद पसंदी मायसा की समझ से बाहर थी, जो उसकी ज़ात को निशाना बनाती उसकी हैसियत का तयन करती रहती थी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे माँ बाप तो हमारी तमाम ख्वाहिशात पूरी करते हैं। हमारी तालीम के साथ साथ वो लोग हमारी तरबियत पर भी पूरी मेहनत करते आए हैं। मेरे बाबा अक्सर कहते हैं कि ज़िंदगी में आपके पास जो है उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करो और कभी भी किसी दूसरे की चीज़ों को देखकर उनको हासिल करने की तमन्ना ना करो, बल्कि अल्लाह से अल्लाह का फजल मांगो, क्योंकि जिससे अब तुम मांग रहे हो वो सब कुछ देने पर कादिर है। और इंसान की पहचान उसके महंगे कपड़ों से नहीं बल्कि उसके अखलाक और शख्सियत से होती है। जिनके दिल स्याह होते हैं वो उजले कपड़ों में भी स्याही दिखाई देते हैं। शाइस्ता लहजे में बोलती वो ज़ारा की तरफ मतवज्जा होगी। अमारा खान ने गुस्से से अपने सामने इस छटांग फड़ की लड़की को देखा जो उनको पलट कर जवाब देती उनका मुंह बंद करवा चुकी थी। मुझे बहुत खुशी है आपी कि आपने अमारा तई को मुंह तोड़ जवाब दिया। ज़ारा की चहकती आवाज़ पर उसने एक खामोश निगाह उस पर डाली। ऐसे नहीं बोलते ज़ारा, वो बड़ी हैं, कुछ भी कहें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उनके लहजे में मुझे अपने लिए एक तौहीन महसूस हुई है जो शायद नज़रअंदाज करना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। छोड़े इनको आपी, इनको इस हवेली के हर फर्द से मसला है। ज़ारा ने नाक से गोया मक्खी उड़ाई। हॉर्न की आवाज़ पर दोनों ने पलटकर सामने देखा, जहाँ फ्लैट पेजारो लॉन की दाएं तरफ राहदारी में आन खड़ी हुई सफ़ेद कमीज शलवार में मलबूस दावर खान सीट में चलता उन्हीं की जानब आ रहा था, जिसके साथ अहमर और साग मुख्तलिफ फलों के शॉपर उठाए कदम बढ़ा रहे थे। लाला मेरे पसंदीदा आम। खुशी से उछलते उसने फ़ौरन साग के हाथों से शॉपर झपट ली। आराम से चुड़ैल, क्यों हर जगह अपनी असलियत दिखाने लगती हो। शॉपर सामने मौजूद टेबल पर रखते सब अपनी कुर्सियाँ संभाल चुके थे। अली ने फ़ौरन ज़ारा को टोका जो आमों पर हमलावर हो चुकी थी। मायसा ने सर पर रखे दुपट्टे को गैर महसूस तरीके से ठीक किया, जो किसी की काबी निगाहों से मख्फी न रह सका। तुम अपनी ज़ुबान बंद रखा करो। अहमद की मौजूदगी में खाइफ होती वो धीमी आवाज़ में बोली, जबकि अहमद एक संजीदा नज़र उस पर डालता अपने मोबाइल की तरफ मतवज्जा हो गया। तुम बताओ मायसा, कैसी हो? यहाँ किसी चीज़ की कोई कमी तो नहीं? साद ने मायसा से पूछा। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ भाई, और यहाँ भी किसी चीज़ की कमी नहीं। ज़ारा मेरा बहुत ख्याल रखती है। मायसा की तारीफ पर ज़ारा ने गर्दन अकड़ा कर सबको देखा, जबकि अहमद उसके अंदाज पर मुस्कुराहट दबा गया। अम्मी को तुम याद आती थी, उनका बस नहीं चलता था कि तुम्हें 3 माह पहले बुला लें, लेकिन तुम्हारी जॉब की वजह से सब्र करती रही हैं। जी अभी छुट्टियां हैं, मायसा ने मुख्तसर सा जवाब दिया। किस स्कूल में पढ़ा रही हो? साद ने एक और सवाल किया। मोंटेसरी। मायसा ने हैरत से सामने बैठे दावर खान को देखा, जो उसके बोलने से पहले साद को जवाब दे चुका था और अब एक आम को हाथ में पकड़े उस पर से मिट्टी साफ कर रहा था। लाला आप आलू बुखारा कब लाएंगे? ज़ारा ने सारे शापरों की एक नज़र देखते दावर से बोली। बच्चे अभी वो पके नहीं, जैसे ही पक जाएंगे बाग से सीधा यहीं तुम्हारे पास होंगे। फिरोज़ा गुल के शोहर के बहुत से फलों के बाग थे, जिनसे हर साल मौसमी फल हवेली लाए जाते थे। अच्छा हुआ मुझे तुम यही मिल गए। दावर बेटा एक काम करो, मुझे और बच्चियों को बाजार ले चलो, शादी में वक्त कम रह गया है और अभी बहुत सामान लेना बाकी है। सानिया खान ने लॉन में आते साथ दावर को बाजार चलने का कहा, जो ताबेदारी से सर हिलाता टेबल से गाड़ी की चाबी उठाकर जेब में डाल गया। साथ तुम फौरन उठो और जाकर मोरे जान से मिल लो, उनसे जेवरात लेकर सुनार को पॉलिश करने के लिए दे आओ। साथ हुक्म सुनते सी थक कर कुर्सी के पीछे से सर टका गया। उसकी ऐसी हालत पर सबके चेहरे पर दबी दबी सी मुस्कुराहट छा गई। क्या शादी करना बहुत मुश्किल काम है? अहमद ने ताज्जुब से साद को देखा, जिसकी आंखें नींद की कमी की वजह से बोझल हो रही थी। शादी करना मुश्किल नहीं अगर वो सुन्नत के तरीके से की जाए, लेकिन हमारे यहाँ समाजी दबाव ने हमें हमारे दीन से बहुत दूर कर दिया है। आज नौजवान नस्ल के लिए गुनाह करना आसान और नेकी करना मुश्किल है। खूबसूरत लबो लहजे में बोलते उसने सामने देखा, जहाँ वो टिकटिकी बांधे उसे ही देखने में महब थी। नज़रों के ज़बरदस्त सादम पर उसने फ़ौरन नज़रें झुका दी। काश आगा जान आज भी जिंदा हो गए होते। मतलब अहमद की बेवक्त बात पर सब हम आवाज़ बोले। जैसे दावर और मायसा के निकाह सुन्नत के मुताबिक हुआ है, वैसे हमारा भी हो जाता। एक नज़र ज़ारा को देखते वो जाज़बियत से गोया हुआ, जबकि सबकी मौजूदगी में दावर खान के साथ उसके नाम का हवाला उसे लम्हों में सुर्ख कर गया। अहमद से होती सबकी नज़रें इन दोनों पर गई, जहाँ मायसा सुर्ख और दावर बेपरवाह दिखाई दे रहा था। अहमद के अलावा किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी जो उसके साथ उसके किसी किस्म का मजाक कर सके। लड़के उठो भाई, कितने सुस्त हो गए हो सब। बैग संभालती वो अंदरूनी दरवाजे से बाहर आए और सब फुर्ती से हरकत में आते मुख्तलिफ कामों में लग गए। ब्राइडल कपड़ों से भरे बुटीक में दाखिल होते साथ ख़वातीन मुख्तलिफ मलबूसात की तरफ मतवज्जा हो गई, जिन पर खूबसूरत नगीनों से लेकर बेशकीमत पत्थरों का काम हुआ था। इन तीनों के पीछे कदम लेते दावर खान को देखते सब ने एक लम्हे काम रोक कर उसे देखा, जो अपनी शानदार शख्सियत के साथ हमेशा की तरह बेपरवाह दिखाई दे रहा था। मायसा अपने लिए कपड़े पसंद कर लो, तब तक मैं अरीबा के लिए कपड़े ले लूँ। मायसा को हदायत देती सानिया खान ज़ारा के हमरा आगे बढ़ गई, जो बार बार आंखें बड़ी किए इश्तियाक से अपने लिए कपड़े देख रही थी। अरीबा के कपड़ों की फिक्र यहाँ सिर्फ उसकी होने वाली सास को थी। अच्छा है ले लो।
सफ़ेद फ्रॉक जिस पर सूक्ष्म नदीगिरों का काम हुआ था अपने साथ लगाते हुए वो आईने में उभरते अपने अक्स को देख रही थी, जो अब कुछ मुकम्मल और खूबसूरत दिखाई दे रहा था। बाजू सीने पर लपेटे वो आंखों में सताइश लिए उसे देख रहा था, जो सफ़ेद लिबास को खुद से लगाए परिस्तान से आई हुई परी लग रही थी। मुझे लेना होगा तो ले लूँगी, आपके मशवरे की ज़रूरत नहीं। कपड़े खुद से हटाते वो आईने के सामने से हट गई। लोग दावर खान के एक मशवरे के लिए तड़पते हैं मोहतरमा। उसके पलटने पर वो एक कदम उसके करीब हो गया। तड़पते होंगे, लेकिन मुझे परवाह नहीं। डावर ने अबरूज का के उसे देखा, जो मुकाबिल को दो टोक जवाब देती साथ साथ चोर नज़रों से बार बार इर्द गिर्द देख रही थी, जहाँ लोग अपने अपने कामों की तरफ मतवजा थे। मैंने तो चची से सुना था कि उनकी भांजी खासी खामोश तबाह है, लेकिन जुमला अधूरा छोड़ते उसे देखा, जो बात का मतलब समझ गई थी। वो ज़माने गुजर गए हैं जहाँ औरत अपने ऊपर हुए जुल्म को चुपचाप बर्दाश्त करती थी, लेकिन मैं आज की औरत हूँ। मुझसे किसी किस्म की नाइंसाफ़ी बर्दाश्त नहीं होती। एक ही सांस में सारा जुमला मुकम्मल करते मुकाबिल को देखा, जिसके लोगों के कोने पर मुस्कुराहट सज रही थी। मायसा उसकी मुस्कुराहट देखती मजीद तहश में आ गई। वो उसके नज़दीक सामने खड़े मर्द को समझना बहुत मुश्किल था। कभी लगता कि वो उसकी परवाह करता है और कभी बिल्कुल बेपरवाह दिखाई देता। ऐसे कौन से जुल्म हुए हैं आप पर खानम? सर झुकाते वो सीधा उसकी आंखों में झांकने लगा, जो इतनी सी गुर्बत में यकदम सुर्ख होगी। धड़कते दिल को संभालती वो ढटकर उसकी आंखों में देखने लगी। बूढ़ी आंखों का सरमई आंखों से तसादम बड़ा जोरदार था। आपको खेल खेलने में मज़ा आता है दावर? उसकी आंखों में डूबते शिकवे दावर को कशमकश की कैफियत में मुब्तला कर गए। मैं खेल क्यों खेलूँगा खानम? वो उल्टा उससे सवाल कर रहा था। शायद इसलिए कि आप चाहते हैं कि मायसा पूरी ज़िंदगी एक बेनाम मंजिल की मुसाफिर रहे। दावर ने उसकी बूढ़ी आंखों में देखा, जिसके किनारे नम हो रहे थे। वो यहाँ थी, उसके नाम से थी, लेकिन क्यों? वो फिर भी वो दस्तरस से बहुत दूर मालूम हो रही थी। ज़ारा की पुकार पर वो नज़रों का जाविया बदलती बगैर सामने निगाह गलत डाले कपड़े उठाए ज़ारा की तरफ बढ़ गई। तुम आ रही हो ना हिबा? हमारा बेगम फ़ोन को कान से लगाए अपने कमरे में अपनी भांजी से महवे गुफ्तगू थी, जो अपने घर वालों के हमरा इस्लामाबाद में मुकीम थी। जी खाला, मैं कोशिश करूँगी। हिबा के जवाब पर फ़ौरन से पेशतर गोया हुई। सिर्फ कोशिश नहीं करनी, तुमने यहाँ आना भी है। मैं किसी सूरत सानिया और उसकी भांजी को जीतने नहीं दूँगी। लहजे में सानिया खान के लिए हसद और नफरत जैसे जज्बात छुपे थे। 2-3 बातें करने के बाद उन्होंने राब्ता मुनक़ता कर दिया। जहन में नई चाल बनते उन्होंने पलट कर देखा, जहाँ दरवाजे पर अमीर खान तासुब भरी नज़रों से उन्हें ही देख रहे थे। लम्हे में अपने तासुरात पर काबू पाती वो कमरे से बाहर निकल गई। बताओ साद खान, इनमें से कौन से जेवर अपनी बीवी को देना चाहोगे? इस वक्त मोरे के कमरे में दावर खान को छोड़कर बाकी यंग जनरेशन विराजमान थी, जिनमें लड़के मोरे के जेवरात पर नजरें जुमाए अपनी अपनी होने वाली बीवियों के लिए पसंद कर रहे थे। ज़रा खान गुस्से से लाल पीली होती इन सबको घूर रही थी, जो इसकी चीज़ों पर बकौल उसके नीयत लगाए बैठे थे। मेरे बस में हो तो अपना सब कुछ इसे ही दे दूँ। चारों नफूस ने अजीब नज़रों से उसे देखा, जो ख्वाबों की दुनिया बसाए अरीबा का हाथ थामे सफ़र कर रहा था। ख्वाबों से निकला मेरे भाई, कहीं ख्वाब पूरे होने से पहले ही टूट न जाए। अहमर की बात पर साद ने करे तेवरों से उसे घूरा। तेरे मुंह में खाक, कमीने की अपनी बात बनती नहीं और यहाँ मेरी बनी बनाई बात खराब करने पर तुला है। साद नंतरानियाँ सुनते उसने मुस्कुराहट दबाते सामने देखा, जहाँ मोरे के दाएं जानिब बेड पर बैठे वो हाथ में पकड़े कड़ों को इश्तियाक से देख रही थी। चेहरे पर पसंदीदगी साफ जाहिर थी। ये मैं रख रहा हूँ मोरे। उसके हाथों से करे लेते वो गया हुआ। क्यों, आप पहनेंगे? ज़ारा ने तब कर कहा। अहमर का ऐसे हाथों से झपटना उसको खासा नागवार लगा था। नहीं, अपनी बीवी को पहनाऊँगा। ज़ारा को देखते खासे जज्ब से कहा था उसने। आप जैसों को अपनी बेटी किसने देनी है? देने वाले देंगे और खुशी से देंगे। मोरे ने मुस्कुरा कर दोनों को देखा, जहाँ एक तरफ मोहब्बत की आग में एक वजूद जलता जा रहा था और दूसरी तरफ एक को खबर भी नहीं थी। मेरी भी शादी करवाई मोरे। अहमद मोरे के कंधे से लगा जोरों शोर से इल्तिजाएं कर रहा था। मोरे ने घूर कर, जबकि बाकी मुस्कुराहट दबाए उसे देख रहे थे। आज के बच्चों में शर्मो हया बिल्कुल ख़त्म हो गई है। कैसे मुंह फाड़ कर खुद अपनी शादी की बात कर रहा है। मोरे की झिड़कियों पर अहमद ने मुंह बसोरा। अंदर आते दावर खान ने सबको मुश्तरका सलाम किया। कैसी हैं आप मोरे जाना? तबीयत ठीक है आपकी? मोरे की पेशानी पे बोसा देते वो उनके पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। मैं ठीक हूँ मेरी जान, पर तुम मुझे बड़े थके लग रहे हो। मोरे ने अपने खूबरू पोते को देखा, जिसकी शख्सियत में पुलिस की वर्दी में 4 चांद लग जाते थे। मोरे के दुरुस्त अंदाजे पर वो बेसाख्ता मुस्कुरा दिया। आपकी दुआओं के साए तले मैं हमेशा ठीक रहता हूँ। दरवाजे पर दस्तक पर सबने गर्दन मोड़कर सामने देखा, जहाँ मायसा हाथ में चाय के कप लिए खड़ी थी। मायसा, तुम मेरे लिए इन सब की ही तरह हो। जैसे इनको अंदर आने के लिए कभी इजाज़त की ज़रूरत नहीं पड़ी, वैसे तुम्हें भी इस तकल्लुफ़ में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। मोरे की मोहब्बत पर बेसाख्ता उसके चेहरे पर मुस्कुराहट छा गई। एक बगैर चीनी वाली चाय का कप उन्हें पकड़ाते वो बारी बारी सबको चाय देने लगी। जियो मेरी बहना, सच में इस वक्त इसकी बहुत तलब थी। साथ किनारे पर सबने जोशो खरोश से सर हिलाया।
जबकि एक वजूद हाथ की मुट्ठी होंठों पर जमाए बड़ी तवज्जो से सामने नारंगी रंग के सूट में मलबूस माइसा पर नजरें जमाए हुए था। आपकी चाय, प्याली इसके सामने करते हुए हल्का सा झुकी, कुछ हवाला लटे दुपट्टे से बाहर चेहरे के गिर्द तवाफ कर रही थी। आंखें अब ऊपर उठाए और महवियत से उसे देख रहा था। हाथ आगे करते उसने प्याली पकड़ी, उंगलियां हल्की सी उसके हाथ के साथ मस हुई। चेहरा लम्हों में गुलाबी हो गया। चाय सबको देती वो सानिया खान का बहाना करती, धड़कते दिल को संभालती कमरे से निकल गई। इस इश्क ने निकम्मा कर दिया गालिब, वरना हम भी बड़े काम के आदमी थे। मिसरे को तोड़ मरोड़ कर अपनी पसंद में ढालते साद ने कहा लगाया। दावर ने एक नज़र उसे घूरते प्याली को लबों से लगा लिया। तुम यहाँ अचानक से? आने से पहले इतला भी नहीं दी। शाम को खान मिला में हिबा खान की आमद हुई, जो सफ़ेद और लाल रंग के कुर्ता शलवार पर दुपट्टा गले में डाले अपनी खाला के साथ सोफे पर विराजमान बातों में मसरूफ थी। मोरे, जब सबके रिश्तेदार यहाँ आ सकते हैं तो मेरे क्यों नहीं? मोरे ने नागवार नज़रों से अमारा खान को देखा, जिन्हें हर मौका पर बेमानी बात करने की आदत सी हो गई थी। हर बात को गलत रुख मत दिया करो अमारा, हमारे घर में कोई अपना कोई गैर नहीं है। यहाँ आए लोग सब इज़्ज़त और तकरीम के हकदार हैं। अमारा खान ने सर झटका और सास को जवाब दिए बगैर भांजी की तरफ मतवजा होगी, जिसकी नज़रें पूरे घर में किसी को तलाश में थी। दावर को ढूंढ रही हो? जाओ, वो अपने कमरे में है। जूस का ग्लास टेबल पर रखते वो बैग उठाए गेस्ट रूम की तरफ भर गई। अमारा खान ने अपने बेटे के लिए हिबा की बहन जुनैरा को पसंद कर रखा था, जिसके बारे में अहमद अभी तक अनजान था। अमारा खान आंखों में फतह की चमक लिए अपने मकसद को पूरा होता देख रही थी। हर वक्त यहाँ क्यों खड़ी रहती हैं आप? ज़रा ने थक कर बेड ग्राउंड से टेक लगाते माइसा से पूछा, जो खिड़की के बाहर नजर आते मनाजर में खोई हुई थी। ऊंचे लंबे पहाड़ों ने चारों जानिब से घेरा हुआ था। ये मनाजर बहुत खूबसूरत हैं। कुदरत के ये हसीन मंजर मुझे हमेशा मबहूत कर देते हैं। वो एक जज्ब से गोया हुई। अगर ऐसी बात है तो आए, मैं आपको इससे भी ज़्यादा खूबसूरत जगह दिखाऊं। बेड से खुशी में उठती वो ज़बरदस्ती माइसा का हाथ थामे पकड़े स्टडी रूम की तरफ बढ़ रही थी। माइसा के मना करने के बावजूद वो अंदर दाखिल हुई, जहाँ सोफे पर आमने सामने बैठे वो खुशगपियों में मसरूफ थे। कैसी हो ज़ारा? हिबा ने दरवाजे के पास से सादा ज़ारा को देखते पूछा, जबकि नज़रें अब साथ खड़ी माइसा खान पर थी। मैं ठीक हूँ, लठमार जवाब देते उसने आगे से उसकी खैरियत दरियाफ्त करना ज़रूरी नहीं समझा। ज़ारा को शुरू से ही अमारा खान और उनका ख़ानदान पसंद नहीं था। वो लोग भी ज़्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं करते थे। बस एक ही बात थी, जो एक नामवर वकील थी और अक्सर दावर के हमरा मुख्तलिफ केसेस पर काम करती थी। ये कौन है? हिबा ने मुस्कुराकर माइसा को देखा, जिसके चेहरे पर नाकाबिले बयान तासुरात थे। थोड़ी देर पहले वाली मुस्कुराहट कहीं खो सी गई थी। दावर की शख्सियत से वो कुछ वाकिफ़ हो गई थी और वो जानती थी कि दावर इतनी जल्दी किसी से घुलता मिलता नहीं है। पर यहाँ का मंजर तो कुछ और ही बयान कर रहा था। मैं माइसा खान हूँ, सानिया खान की भांजी। किसी के बोलने से पहले ही वो अपना तारुफ करवा चुकी थी। हिबा ने मुस्कुराकर उससे मुसाफा किया, जो दोनों पर एक नज़र डालती खामोशी से कमरे से बाहर चली गई। खैरियत थी ज़ारा, तुम दोनों यहाँ क्यों आई थी? कमरे से बाहर जाती माइसा को देखते हुए वो बोला। वो मैं सोच रही थी आप हम दोनों को बाहर ले जाते। कितने दिन हो गए हैं आप ही को यहाँ आए, लेकिन अभी तक कहीं भी अच्छे से घूम नहीं सकी। ज़ारा की बात पर वो पुरसोच नज़रों से राहदारी की जानिब देख रहा था, जहाँ से वो गुजर कर कहीं गायब हो चुकी थी। रहने दे लाला, हम फिर कभी चलेंगे। दावर की मसरूफियत का ख्याल करती नरमी से गोया हुई वो हिबा को देखे बगैर कमरे से बाहर निकल गई। पूरे लॉन में गहमा गहमी मची हुई थी। मुलाजमाएँ तेज़ी से मुख्तलिफ लवाजमात से टेबल को भरती जा रही थी। नीले आसमान में कहीं हल्के हल्के काले बादल छा रहे थे। बारिश होने से पहले ही चाय के साथ मुख्तलिफ लवाजमात का इंतज़ाम कर दिया गया था। खान मिला की तमाम ख़वातीन गोल दायरे की सूरत में कुर्सियों पर विराजमान चाय से लुत्फ़अंदोज़ हो रही थी। भाभी, आपने अपनी बहू के लिए शादी का जोड़ा पसंद कर लिया? रोमा खान ने सानिया खान से पूछा। नहीं रोमा, वो हमारा वक्त था जब बड़ों की पसंद से शादी के जोड़े पसंद किए जाते थे, लेकिन अब वक्त बदल गया है। मैं तो चाहती हूँ कि शादी की हर चीज़ अरीबा की पसंद से हो, ताकि बाद में उसे किसी चीज़ की कमी महसूस न हो। तमाम ख़वातीन ने उनकी बात पर तायदी अंदाज में सर हिलाया, जबकि हमारा खान ने नापसंदीदा आवाज़ में आंखें घुमाई। बरी अम्मी, अल्लाह आप जैसी सास हर किसी को दे। ज़ारा की दुआ पर सबके चेहरों पर मुस्कुराहट छा गई। तुम इतनी खामोश क्यों हो? तबीयत ठीक है? मोरे ने कब से खामोश बैठी माइसा को देखा, जो चाय के कप को हाथ में लिए किसी गहरी सोच में मुतला थी। नहीं मोरे जान, ऐसी कोई बात नहीं, बस ज़रा सर में दर्द है, बुखार सा महसूस हो रहा है। हल्की आवाज़ में वो गोया हुई, जबकि हमारा खान के सिवा बाकी सब फ़ौरन ही उसकी हालत को लेकर तशवीश का शिकार हो गए। माइसा, जाओ बच्चे, तुम आराम करो, मैं दवा लाती हूँ तुम्हारे लिए। दवा लेकर कुछ देर के लिए सो जाना। सानिया खान की हदायत पर उसने फ़कत सर हिला दिया। गाड़ी के टायर की चिड़चिड़ाहट पर उसने सर दाएं जानिब घुमाया, जहाँ से आप पराडों से दावर और हिबा निकल के उसी तरफ आ रहे थे। सबको नरमी से सलाम करते मोरे की पेशानी पर बोसा देते वो वहीं मौजूद खाली कुर्सी संभाल चुका था। हमारा खान हिबा के साथ अंदर की जानिब बढ़ गई।
خالہ میں کچھ دیر آرام کر لیتی ہوں، ہلکی سی آواز میں کہتے وہ خاموشی سے کرسی سے اٹھ گئی۔ داور کی نگاہوں نے اوجھل ہونے تک اس کا پیچھا کیا۔ وہ صبح سے اس کی بے توجہی نوٹ کر رہا تھا۔ صبح سے کھوئی سی کیفیت میں وہ بلائی ہوئی پورے گھر میں گھوم رہی تھی۔ دیکھو نا بیچاری بچی کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ مورے کے بتانے پر وہ بھی کچھ پریشان سا ہو گیا۔ خیریت کیا ہوا؟ بہت عام لہجے میں دریافت کیا گیا۔ آپی کو بخار ہے۔ زارا کے بتانے پر اس نے فقط سر ہلایا۔ مورے جانچتی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کھانا کھاؤ گے داور؟ لگاؤں ابھی؟ ثانیہ خان کو دیکھتے اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں چچی، میں کھانا کھا چکا ہوں، کچھ دیر آرام کروں گا بس۔ اپنے مخصوص نرم لہجے میں گویا ہوتے وہ اٹھ کر اندر چلا گیا۔ باہر بارش زور و شور سے برستی گرمی کی شدت کو کم کر رہی تھی۔ خان ملا کے حال میں بیٹھے سب ینگ جنریشن خوشگپیوں میں مصروف تھی۔ اتنے میں زارا مائسا کا ہاتھ پکڑے اسے بھی کھینچ کر سب کے بیچ لے آئی۔ طبیعت کیسی ہے اب مائسا؟ سعد کے پوچھنے پر اس نے سر اٹھایا۔ اس کی سرخ ڈوروں والی آنکھیں داور کو بے چین سا کر گئی، لیکن خود کو سنبھالتے وہی باتیں ساتھ کیس ڈسکس کرتا رہا۔ اللہ کے کرم سے اب کافی بہتر ہوں۔ دھیرے سے بولتے اس کی نظریں داور کی طرف اٹھائیں تو ہی باتیں محو گفتگو تھا۔ مائسا نے وہ مشکل نظروں کا زاویہ بدل دیا۔ سعد، تمہاری شادی میں تو بہت مزہ آنے والا ہے۔ ہبا کی چہکتی آواز پر زارا نے نخوت سے منہ بسورا۔ کیا مطلب؟ آپ شادی تک یہیں ہیں؟ اگر داور مجھے روکے گا تو ضرور رک جاؤں گی۔ زارا کے سوال پر وہ فوراً داور کی طرف پلٹی۔ ہم سب کو خوشی ہوگی اگر تم رکو گی۔ داور نے مسکرا کر دیکھا، جبکہ مائسا کو اس کا مسکراتا چہرہ دیکھتے آنکھوں میں جلن محسوس ہونے لگی۔ دفع ہو جاؤ تم، احمد کے بال کھینچنے پر زارا زور سے چیخی۔ تم میرے موبائل میں کیوں جھانک رہی ہو؟ احمد نے گھور کر اسے دیکھا۔ اچھا یہ وہ ہے، پشتو لکھی ہوئی ہے تو پشتو کو سکپ کر دیتے ہیں۔ بہن ہوں تمہاری، فرض بنتا ہے میرا۔ احمد خان مسکراتی نظروں سے سامنے موجود جاسوس کو دیکھا جو گھر کی اکلوتی بیٹی ہونے کا خوب فائدہ اٹھاتی تھی۔ سب لڑکوں کی حرکات و سکنات پر نظر رکھنا اور اس کی رپورٹ مورے کو دینا اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ ابھی بھی دونوں مادری زبان میں لڑتے ایک دوسرے کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ بس مزید آواز نہ آئے تم دونوں کی۔ داور کی ایک گرجتی آواز پر دونوں تیر کی طرح سیدھے ہو گئے۔ احمد، یہ کیا طریقہ ہے بہن سے بات کرنے کا؟ داور نے اس کو لتاڑا۔ لالا، یہ بلی ہمیشہ میری چیزوں پر نظر رکھتی ہے۔ میں اب بڑا ہو گیا ہوں، مجھے بھی پرائیویسی چاہیے ہوتی ہے۔ احمد کو در حقیقت اپنی پرائیویسی کا بہت خیال تھا۔ اچھا تو ذرا اپنی پرائیویسی کا نام تو بتاؤ، کیا نام ہے تمہاری پرائیویسی کا؟ مینا، زینا یا رینا؟ احمد نے گھور کر اسے دیکھا جو آج اس کے سارے رازوں سے پردہ اٹھانے والی تھی۔ داور، احمد اور سعد نے وہ مشکل مسکراہٹ چھپائی۔ آپی دیکھ رہی ہیں آپ اسے؟ احمد نے فوراً شکایتی انداز میں مائسا کو پکارا جو ہنہ و ہنک بنی دونوں کے مابین چلتی لڑائی کو دیکھ رہی تھی۔ پر تم دونوں لڑ کس بات پر رہے ہو؟ حال میں موجود تمام حاضرین نے آنکھیں بھرائے مائسا کو دیکھا جو معاملے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ آپ کو پشتو نہیں آتی؟ احمد نے ابرو اچکتے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ نہیں۔ مائسا کو سب کی خود پر اٹھی نظریں شرمندہ کر گئی۔ تمہیں سچ میں اپنی مادری زبان نہیں آتی؟ سعد نے حیرت سے دیکھا جو خام خواہ شرمندہ ہو گئی تھی۔ دیدہ خان کے میکے میں ماں باپ اور بہن کے سوا کوئی نہ تھا۔ والدین کی وفات کے بعد میکے کی حدود محض ثانیہ خان کے سسرال تک رہے گی۔ مائسا کے والد کام کے سلسلے میں کویت میں قیام پذیر تھے۔ دادا دادی کے زیر پرورش بچوں نے صرف اردو زبان بولی۔ پشتو زبان کا تصور مائسا اور عمر کو کبھی دیا ہی نہیں گیا۔ ایسے میں آج سب کے سامنے ایسے مادری زبان کا نہ آنا اسے بری طرح شرمندہ کر گیا۔ گالوں پر بکھرتی لالی کسی نے بڑی دلچسپی سے دیکھی تھی۔ تمہاری بیوی بہت خوبصورت ہے، ہبا نے مسکرا کر داور سے کہا جس کے لبوں پر خوبصورت مسکراہٹ چھا گئی، اور یہ جو بات اس نے کہی یہ پشتو میں ہی کہی۔ مائسا کو آنکھوں میں جلن کا احساس بھرتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کی نظر میں دونوں مسکرا کر یقیناً اس کا مذاق اڑا رہے تھے۔ ہاتھوں کو مٹھی کی صورت میں بند کرتے وہ اپنے اندر اٹھتے اشتعال کو دبانے کی کوشش کر رہی تھی۔ آنکھوں کے گوشے خود بخود نم ہو رہے تھے۔ دل چاہا کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر واپس اپنے گھر اپنی ماں کے پاس چلی جائے، لیکن شاید مشکل بھرے لہلے کاٹنے ابھی باقی تھے۔ تم لوگ اب تک سوئے نہیں؟ مورے کی آواز پر سب سیدھے ہو کے بیٹھ گئے۔ سعد خان، تم نے صبح اپنے سسرال بھی جانا ہے، پھر کس خوشی میں اب یہاں محفل جمائے بیٹھے ہو؟ مورے کی ڈانٹ پر سعد سر گھچاتا فوراً کمرے کی طرف دوڑا۔ باقی سب بھی اپنی اپنی نشستیں چھوڑ چکے تھے۔ داور، جاؤ بیٹا تم بھی آرام کرو۔ مورے کے لہجے میں دنیا جہاں کی محبت سموئی ہوئی تھی، کیونکہ سامنے بھی ان کا پسندیدہ پوتا موجود تھا۔ میں اور ہبا ایک ضروری کیس پر کام کر رہے ہیں مورے جان، کام ختم ہوتے ہی میں سونے چلا جاؤں گا۔ زینے چڑھتی مائسا نے پلٹ کر داور خان کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر تھوڑی دیر والی مسکراہٹ اب غائب ہو چکی تھی۔ وہ پوری سنجیدگی سے اپنے کام کی طرف متوجہ تھا۔ وہاں سب کیسے ہیں؟ تمہیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا؟ فون کو کان سے لگائے وہ بیڈ کی پائنتی سے ٹیک لگائے ندا خان سے محو گفتگو تھی۔ جی امی، یہاں سب ٹھیک ہے، نہیں کوئی مسئلہ نہیں۔ خالہ کے ساتھ مورے اور زارا بھی میرا بہت خیال رکھتی ہیں۔ ندا خان کو کچھ سکون ہوا۔ اور امارا، اس کا رویہ کیسا ہے تمہارے ساتھ؟ انہیں فوراً امارا خان کی بابت پوچھنا یاد آیا۔
वो अजीब है अम्मी, उनके लहजे और आंखें मुझे अजीब सा तासुर देती हैं। जब बोलती हैं तो लबों से तंज़ व हक़ारत के कोई दूसरा जज्बा अदा नहीं होता। मुझे समझ नहीं आता वो ऐसी क्यों हैं। बगैर लगी लिपटी के उसने हर बात माँ को बता दी। उसकी आदतें शुरू दिन से ही ऐसी हैं। सानिया से हसद करती है बस। वो तबरेज़ से अपनी बहन की शादी करवाना चाहती थी, लेकिन मोरे को सानिया पसंद आ गई। बस उस दिन से उसे सानिया समेत उसके पूरे मैके से मसला है। मायसा बस खामोशी से सुन रही थी। कहने को कुछ था ही नहीं। वो कभी ऐसे माहौल में बड़ी नहीं हुई जहाँ अपने ही अपनों से हसद करते या जहाँ अपने ही अपनों को नफरत की निगाह से देखते। ये सब चीज़ें उसे अजीब कश्मकश में मुब्तला कर रही थीं। तुम्हारे बाबा का फ़ोन आया था, मुझसे काफ़ी नाराज़ थे। उनका कहना है कि तुम्हें वहाँ भेजना सरासर हमाकत थी। निदा खान शोहर के गुस्से से खाइफ थी। कुछ हफ्तों की बात है अम्मी, फिर शादी शुरू हो जाएगी और मैं ये जगह ये शहर छोड़कर वापस अपनों के पास आ जाऊँगी। मायसा की बात पर निदा कुछ परेशान सी हुई। क्या हुआ मायसा, ऐसे क्यों बोल रही हो तुम? क्या किसी ने कुछ कहा है तुमसे? दरवाजे की दस्तक पर उसने बेसाख्ता सामने दीवार पर नस्ब घड़ी को देखा जो एक का हिंसा पार कर चुकी थी। अम्मी, दरवाजे पर कोई है, शायद ज़ारा हो। मैं आपसे कल बात करूँगी। ख्याल रखिएगा अपना और उम्र का। राब्ता मुनक़ता करते जूतों को पाँव में अरसते वो दरवाजे की जानिब बढ़ी। दरवाज़ा खोलते उसने हैरान नज़रों से सामने पुलिस की वर्दी में मलबूस दावर खान को देखा, जिसके चेहरे पर थकन के साथ साथ एक नर्म मुस्कुराहट भी थी। आप इस वक्त? रात की इस पहर दावर का उसके दरवाजे पर आना उसे परेशान कर गया। वो मुझे बैंडेज करवानी थी। हैरान नज़रों से उसे देखते नज़र बेसाख्ता दावर के बाजू पर पड़ी, जहाँ से शर्ट की स्लीव को फोल्ड करके ऊपर किया गया था और की गई पट्टी से सुर्ख खून के धब्बे झांक रहे थे। सदमे की कैफियत में उसने दावर को देखा, जिसके चेहरे पर अब साथ साथ दर्द के तासुरात भी महसूस हो रहे थे। पर मुझे तो पट्टी करनी नहीं आती। नज़रें हनूज सुर्ख होती पट्टी पर थी। ज़ारा की ज़बानी वो दावर की जॉब के हवाले से अक्सर किसे सुन चुकी थी, जिनमें सरफहरिस्त यही बात थी कि जब भी किसी ऑपरेशन के बाद वो ज़ख्मी घर आता है, मोरे पूरी रात उसके सराहने बैठे गुजार देती हैं। सबके नज़दीक ये नौकरी खतरे से खाली नहीं थी। मौत का डर हर वक्त सर पर मंडलाता रहता था, लेकिन दावर खान जैसे लोगों के लिए ये महज एक नौकरी नहीं, एक जुनून था। वो जुनून जिसकी तकमील रूह को सैराब करती है। मैं जैसे बताऊंगा बस वैसे करना है। मेरे लिए बाएं हाथ से करना मुश्किल है। फ़कत सर हिलाती वो छोटे छोटे कदम उठाती उसके पीछे चलने लगी। जो सीढ़ियों से उतरता मोरे के पोर्शन में कदम रखते अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। मायसा की नज़रें हनूज उसके बाजू पर थीं। दिल उसकी तकलीफ में अजीब अंदाज में जकड़ा हुआ था। दराज फर्स्ट एक बॉक्स निकाल कर मायसा के हवाले किया, जो सोफे पर बैठी सामने खड़े दावर को देख रही थी, जिसने स्याह शर्ट के बटन खोलते खुद को उसकी कैद से आज़ाद कर दिया। इस वक्त दावर खान स्याह बुनियान और खाकी पैंट में मलबूस था, जबकि मायसा के लिए उसके इस वक्त सामने नस्ब फूलों से लबरेज पेंटिंग देखने में ज़्यादा दिलचस्प मालूम हो रही थी। मुस्कुराहट दबाते वो भी सोफे पर टिक गया। पहले पट्टी खोलो और जगह को अच्छे से रुई से साफ कर दो। दावर की हिदायत पर अमल करती वो आहिस्ता आहिस्ता जगह को साफ करके कुछ ही देर में दोबारा पट्टी बांध रही थी। तवज्जो पूरी तरह अपने काम की जानिब थी। दावर खान आंखों में मोहब्बत के दीप लिए उसे ही देख रहा था, जो पीले रंग के कपड़ों में खिली खिली बहुत खूबसूरत लग रही थी। जमा जरगी। मायसा ने आंख उठाकर उसे देखा, फिर एक नज़र अपने कपड़ों को देखा। आप कितने बदतमीज़ हैं। घूर कर देखती वो फिर फौरन पीछे हुई। क्यों, क्या हुआ? दावर ने तजुब से देखा, जब गुस्से से उसे घूर रही थी। आप मुझे जर्दा कह रहे हैं? क्या मैं आपको जर्दा लगती हूँ? गुस्से से नाक सुर्ख होगी। उसने अपनी अकल के मुताबिक दावर के अल्फाज को जर्दे से तशबीह दी थी। मैंने तुम्हें जर्दा कब बोला? दावर की हैरानगी हनूस कायम थी। वो तो इतनी मोहब्बत से उसे पुकार रहा था, लेकिन यहाँ तो मामला ही कुछ और था। अभी तो बोला। गुस्से से उसे देखते वो मुंह मोड़ गई। कुछ तवक्कुफ के बाद समझ आने पर दावत के हलक से छत पार कहा निकला, जिसे सुनते वो मजीद इश्तियाल अमेज हो गई। तुम्हें थोड़ी सी पश्तो सीख लेनी चाहिए। वो मुश्किल कह को जब्त करते वो गया हुआ, जबकि मायसा अब नाराज सी उसे और प्यारी लग रही थी। मायसा ने घूर कर उसे देखा, जब उसे पश्तो न आने पर तासुब से देख रहा था। मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? आइंदा आपका कोई काम नहीं करूँगी। इशारा उसकी पट्टी की तरफ था। तुम नहीं करोगी तो कौन करेगा? वो दूबदू बोला। आपकी मदद के लिए तो सब लोग मौजूद हैं, उनसे करवाइएगा। मुंह के जाविये बिगाड़ते वो गोया हुई। उसको खुद पता नहीं था कि जिस शख्स की बेइतनाई का जिक्र वो अपनी माँ से करने वाली थी, अभी उसी शख्स के साथ बैठी बगैर किसी झिझक के महवे गुफ्तगू थी। सब लोग मेरी बीवी नहीं है जिससे मैं अपने काम करवाता फिरूं। गंभीर लहजे में बोलते वो उसकी आंखों में झांकने लगा, जो यकटुक बगैर पलके झपकाए उसे देख रही थी। ये इतराफ़ कानों और दिल को कितना भला महसूस हो रहा था। मुझे आज भी वो दिन याद है जिस दिन तुम्हें मैंने पहली बार देखा था। माजी के और आग पलटते वो दोनों सुनहरी यादों में खो से गई। तुम थकती नहीं हो झूला झूलते? पाँव की मदद से झूला झूलते मायसा ने पलट कर अपने सामने खड़े 17 साल के दावर खान को देखा, जो चेहरे पर संजीदगी सजाए सरमई आंखों से उसे ही घूर रहा था। झूला झूलने से कौन थकता है? मुझे तो सबसे ज़्यादा मज़ा यहाँ आता है, वो बेपरवाही से बोली।
कितने फजूल शौक है तुम लड़कियों के। मुंह के जाविये बिगाड़ते वो उसके साथ मौजूद खाली जगह पर बैठ गया, जबकि माइसा बुरा माने बगैर हनूस मुस्कुराते हुए उससे बातों में मशगूल होगी। तुम अपने दादा दादी के साथ रहते हो? माइसा ने गर्दन मोड़ के उससे सवाल किया, जो सफ़ेद कमीज शलवार में मलबूस, पाँव में पेशावरी चप्पल पहने थका थका सा मालूम हो रहा था। उसके सवाल पर दावल ने फ़कत हनकारा भरा। तुम्हारे मामा पापा कहाँ हैं? उसने एक और सवाल पूछा। दावल से बात करना उसे अच्छा लग रहा था। वो नहीं है। आसमान की तरफ देखे, वो आहिस्तेगी से गोया हुआ। क्यों, कहाँ गए हैं? दामन ने गर्दन मोड़कर जब से सुर्ख आंखों से उसे देखा। पीली रंग के फ्रॉक पहने, बालों की 2 चोटियां बनाई, उसे ही देख रही थी। वो जिंदा नहीं है। हल्की आवाज़ में गोया होते वो सर झुका गया। आंखों के गोशों की नमी पलकों की बाढ़ तोड़ते रुखसार पर गिरी, जिसे एक नरम गर्म लम्स ने अपनी उंगलियों की पोरों पर चुन लिया। तुम उदास मत हो। जब मेरी दादी अम्मी अल्लाह जी के पास गई थी तो मैं भी बहुत रोई थी, लेकिन फिर बाबा ने समझाया कि ये दूरी तो वक्ती है। मुझे बस इस टाइम में दादी अम्मी के लिए ढेरों दुआएं करनी है, अच्छे अच्छे काम करने हैं, ताकि हम जन्नत में फिर से दादी अम्मी से मिल सके। तुम भी अपने मामा पापा के लिए दुआ करना और अच्छे से अच्छे काम करना, ताकि तुम भी जन्नत में उनके साथ रह सको। बगैर पलके झपके वो बगौर उसे देख रहा था, जिसकी बुरी आंखें अब चमक रही थी। वो दोबारा झूला झूलने की कोशिश करने लगी। तुम बहुत मोटे हो। देर कोशिश करने के बाद वो दोनों के साथ में झूला झुलाने में नाकाम ठहरी थी। अच्छा तुम रुको, मैं तुम्हें झूला देता हूँ। पीछे खड़े होकर झूले की रस्सी को दोनों अतराफ से पकड़ते वो धीरे धीरे उसे झूला झूला रहा था। शरारत से मुस्कुराते उसने अचानक झूले की रफ्तार को तेज कर दिया। पूरे लॉन में माइसा की चीखी और दावर खान के कहकहे गूंज रहे थे। क्या देख रहे हैं हशमत? फिरोजा खानम की आवाज़ पर आगा हशमत ने पलट कर देखा, जहाँ वो दाहरी दरवाजे के पास खड़ी थी। अपने पोते को देख रहा हूँ खानम, जिसके चेहरे पर पहली बार किसी की वजह से मुस्कुराहट आई है। दोनों को देखते वो बेसाख्ता मुस्कुरा दिए। जहाँ दावर अब आराम से झूला झूला रहा था। क्या सोच रहे हैं हशमत? फिरोजा खानम ने उनको किसी गहरी सोच में मुब्तला पाया। सोच रहा हूँ क्यों ना इस मुस्कुराहट को हमेशा के लिए अपने पोते के नाम कर दूँ। फिरोजा खानम ने शोहर को देखा, जो अचानक एक फैसला ले चुके थे। माइसा के वालिदैन को मनाना आगा हशमत के लिए मुश्किल काम न था। सब उनकी बहुत इज्जत करते थे। बस एक शाम 12 साल की माइसा को सुर्ख ओढ़नी और आए जब दावर सार खान के हमरा बिठाया गया, उस दिन दोनों के माबीन रिश्ता हमेशा के लिए बदल गया। वैसे उस वक्त और आज में एक चीज़ मुश्तरक है। माइसा ने उसे देखा, जैसा पूछना चाह रही हो। क्या? दोनों माजू से हाल में लौट आए। तुम पर पीला रंग बहुत जचता है। मुकाबिल की गंभीर लहजे में कही गई बात पर उसकी पलकें रुखसार को चूमती उनका गुलाल बढ़ा गई। दावर ने सोफे की पुश्त पर बाजू फैलाते दिलचस्पी से सामने कोज़ा के बिखरे रंगों को देखा। मुझे अब चलना चाहिए, रात बहुत हो गई है। वक्त का इदराक करते वो फौरन से पेशतर माहौल में छाए फसूल को तोड़ती कमरे से बाहर निकल गई, जबकि पीछे वजूद महज ठंडी आह भर कर रह गया। अल्लाह ताला बस खैर से ये शादी ख़त्म हो जाए। मैं तो बिल्कुल थक गई हूँ इस शॉपिंग के चक्कर में। ज़ारा की दवाइयाँ आसमान को छू रही थी। मेरे खुद पाँव सूज गए हैं चल चल के। बस खुदा खैर से शादी के दिन लाए। साद ने सदमे की कैफियत के ज़रिए नज़र माँ को देखा, जो ज़ारा से बातें करती अंदर हाल के जानिब भर गई, और पीछे साद बमुश्किल शॉपिंग बैग संभाल रहा था। ये कुछ बैग्स मुझे दे दे साद, दे दे भाई। साद ने तशक्कुरअमेज़ नज़रों से उसे देखा। जीती रहो मेरी बहन, खुदा तुम्हारे नसीब अच्छे करे और तुम्हारे उल्लू शोहर को अक्ल से नवाजे। साद ने आसमान की तरफ मुंह करते दुआ दी, जबकि दावर के नाम पर ही माइसा के चेहरे पर खूबसूरत मुस्कुराहट छा गई। दूर अपनी बालकनी में खड़ी मारा खान ने की दांतों निगाहों से उसके चेहरे पर खिलती मुस्कुराहट देखी। तुम्हें इस रिश्ते पर एतराज़ है क्या? इस रिश्ते पर एतराज़ क्या है? किचन में मौजूद टेबल पर आमने सामने कुर्सियां संभाले वो दोनों महवे गुफ्तगू थी, जहाँ ज़ारा के चेहरे पर झुंझलाहट और बेजारी साफ दिखाई दे रही थी, जबकि माइसा अपने तय्युब से समझने और समझाने की कोशिश कर रही थी। आपको इसके रिश्ते में एक भी अच्छाई नज़र आ रही है? ज़ारा ने उल्टा सवाल कर दिया। मुझे तो हर तरफ सिर्फ अच्छाई ही नज़र आ रही है, लेकिन शायद तुमने अपनी आंखों पर बेतबारी की पट्टी बांध रखी है, जो तुम्हें किसी पर भरोसा करने नहीं दे रही। बात बेतबारी की नहीं है आपी, बात मेरे जहनी सुकून की है। मैंने पूरी ज़िंदगी घर की औरतों को फैमिली पॉलिटिक्स में मसरूफ़ देखा है। हमारा चची ने पूरी ज़िंदगी इस घर को मैदान जंग बनाए रखा। मोरे ने बेटों को आपसी कदूरत और रंजिश से बचाने के लिए इन सब के पोर्शंस अलग कर दिए, लेकिन इससे भी मसले हल नहीं हुए। घर के मर्द जब ऑफिस से थके हारे वापस आते तो उनकी बीवियों के पास शिकायतों की लंबी फहरिस्त मौजूद होती। हम बचपन से हमारा चची के रवैये की करवाहट महसूस करते आए हैं, और आप लोग चाहते हैं कि मैं ऐसे हालात में अहमद खान से शादी कर लूँ। ज़ारा ने तमाम बातें एक ही सांस में कहकर दिल के खदशात का इजहार कर दिया। पर ज़ारा, तुम्हारी शादी अहमद लाला से होनी ही है, इनकी अम्मी से नहीं। एक नापसंदीदा बहू कभी एक पुरसुकून ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। उनके सर पर सास की नफरत की तलवार हर वक्त लटकती रहती है, जो कभी भी किसी भी वक्त उन्हें लहू लुहान कर सकती है। ज़ारा किसी सूरत रजामंदी देने को तैयार न थी। अहमद लाला अच्छे हैं ज़ारा, माइसा अपनी सी आखिरी कोशिश की।
वो जितने भी अच्छे हैं क्यों ना हो, मैं खुद को किसी की नफरत की भेंट नहीं चढ़ा सकती। मोरे से हंसने बात करने के लिए वो फौरन किचन से बाहर निकल गई। पीछे माइसा गहरा सांस लेती ज़ारा के बेहतर मुस्तकबिल के लिए दुआ को थी। अमीन साहब, आपकी आंखों पर भाई की मोहब्बत की पट्टी बंधी है, लेकिन मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं कि एक और तोक अपने गले में लटका लूँ। गुस्से से हलक फाड़ कर बोलते वो अमीन खान के चेहरे पर नागवारी ले आई। आहिस्ता बोलो अमारा, तुम क्या तहजीब व तहजीब भूल गई हो? आज तक इस घर का हर फैसला मोरे जान ने किया है और आगे भी वही करेंगी। उनका लहजा किसी भी अंदर गुंजाइश से आ रही था। तो क्या आपकी मोरे के फैसले के चक्कर में मैं अपने बेटे की खुशियों को कुर्बान कर दूं? अमारा खान के मुंह से शोले निकल रहे थे। जिस बेटे के नाम पर तुमने इतना बवाल खड़ा किया हो, पहले उससे तो उसकी मर्जी पूछ लो। अमीन साहब ने खामोश बैठे अहमद खान की तरफ इशारा किया, जो माँ बाप की लड़ाई को कब से खामोशी से सुन और बर्दाश्त कर रहा था। मेरे बेटे की भी वही पसंद है जो मेरी पसंद है। वो अपनी खाला की बेटी जुनैरा को ही अपना जीवन साथी बनाएगा। अम्मी, मैं ज़ारा को पसंद करता हूँ और शादी भी उसी से करना चाहता हूँ। अमारा खान ने फटी फटी आंखों से अहमद को देखा, जो अब सर उठाए बराह रास्त माँ की आंखों में देख रहा था। इस वक्त उसकी आंखों में नजर आता उनकी दुनिया में उद्दम मचाने के लिए काफ़ी था। उनको बेटे के हाथों अपनी शिकस्त साफ दिखाई दे रही थी। तुम ये सब क्या कर रही हो? इतनी जल्दी वापस क्यों जा रही हो? बैग को साइड पर रखते उसने मुस्कुराकर अपनी खाला के हाथ थामे, जिनके चेहरे पर तफक्कर की लकीरें वाज़ेह थी। उनकी मोहब्बत पर वो हमेशा निहाल हो जाती थी। जल्दी कहाँ है खाला जान? इतने दिन से यहाँ हूँ, अब तो वापस जाना है ना? अमारा खान ने नफ़ी में सर हिलाया। लेकिन हिबा, तुमने तो दावर से शादी करनी थी, फिर ऐसे कैसे कोई इक़दाम के बगैर तुम वापस जा रही हो? कमरे में हिबा का एक बेसाख्ता कहकहा गूंजा। माजी की बचकाना बातों पर बेसाख्ता एक मुस्कुराहट चेहरे का हिस्सा बन गई। इसमें हंसने की क्या बात है? उनके चेहरे पर नागवारी छा गई। ये बातें ज़िंदगी मौत का मसला थी। हंसो नहीं तो क्या करूं खाला जान? आपको मेरे लड़कपन की एक फजूल सी बात आज भी याद है। सोचती हूँ तो हंसी आती है, कैसे मैं दावर की खूबसूरती से मुतासिर होकर उसके साथ पूरी ज़िंदगी गुजारना चाहती थी। लेकिन अब मेरी सोच और पसंद सब बदल चुकी है। पर मुझे लगा तुम सिर्फ यहाँ दावर को हासिल करने के लिए आई हो। हमारा खान के चेहरे पर एक रंग आ रहा था और एक जा रहा था। आपने क्या कभी उसकी आंखों में देखा है खाला? उसकी आंखों में माइसा का अक्स साफ दिखाई देता है। और मैं यहाँ दावर के लिए नहीं, बल्कि एक केस के सिलसिले में आई थी, जिसमें मैं और दावर दोनों मिलकर काम कर रहे थे। मेरा काम ख़त्म हो गया, सो मैं आज वापस जा रही हूँ। वो बहुत तहम्मुल मिजाजी से काम ले रही थी। और दावर, हमारा खान को अपना सर चकराता हुआ महसूस हो रहा था। बार बार दावर के हवाले से बिलाहर वो तब सी गई। खाला प्लीज़, अब बार बार दावर का जिक्र क्यों कर रही हैं? मुझे वो पसंद ज़रूर था, लेकिन वो पहले की बात थी। लेकिन अब मैं अपने लिए फ्यूचर पार्टनर को चूज़ कर चुकी हूँ। वैसे भी दावर एक मैरिड मर्द है और मेरा कैलिबर अब इतना भी लो नहीं है कि मैं खुद को शादीशुदा मर्द के पीछे ख्वार करूँ और स्टार प्लस की विलन की तरह साजिशें करती रहूँ। और आप भी इन चीज़ों को भूल जाएं और अहमद की शादी की तरफ तवज्जो दें। बेफिक्री से आंख दबाते वो हंसते मुस्कुराते अपने सामान पैक करने लगी। हमारा खान को अपने हाथ से हर चीज़ फिसलती हुई महसूस हो रही थी। वो तो चाहती थी कि इस घर में उनकी हुकूमत कायम हो सके, इसलिए उन्होंने हमेशा इस घर में अपनी बहन की बेटियों को लाने का फैसला किया था, ताकि उनका पलड़ा हमेशा भरी रहे। लेकिन आज उन्हें ख्याल में बनाए गए महल की इमारत चूर चूर होती महसूस हो रही थी। हर चीज़ उनकी आंखों के सामने बिखरती जा रही थी। आखिर कब तक खुद को इस बेमकसद जंग का हिस्सा बनाए रखोगे? जब तक किसी हतमी नतीजे पर तक नहीं पहुंचता। हाथों को बाहम फंसाए वो पुरआज़्म लहजे में गोया हुआ सबके नज़दीक वो एक लाहासिल शय के पीछे ज़िंदगी के सुनहरे लम्हात ज़ाया कर रहा था। लेकिन उसके नज़दीक ज़िंदगी की हर खुशी की बुनियाद सिर्फ एक मकसद के पीछे थी। शादी के बारे में क्या ख्याल है? मोरे ने संजीदा निगाहों से उसे देखा। फिलहाल जब तक ये मसला हल नहीं हो जाता, मैं मायसा को मुस्तकिल यहाँ नहीं रख सकता। मालूम नहीं ये मसला हल भी होगा या नहीं, लेकिन मुझ में अब मज़ीद सकत नहीं है कि इस मासूम बच्ची की आंखों के ख्वाबों से नजरें चुराती रहूँ। इसलिए बेहतर होगा कि तुम साथ के वलीमे के दिन रुखसती करवा लो, या फिर मायसा को हमेशा के लिए छोड़ने का फैसला कर लो। मोरे दो टोक लहजे में बोली। मोरे जान, वो एहतजाजन चीख पड़ा। फैसला करो दावर खान। मोरे किसी सूरत नरम पड़ने को तैयार न थी। मैं अभी शादी नहीं कर सकता, झुंझलाए लहजे में कहते वो सर हाथों में थाम गया। दरवाजे के पार चाय के कप को संभालते उसके हाथ लम्हे को ठटके। आखिर कब तक दावर, कब तक तुम इस लड़की को अपने नाम पर बिठाए रखोगे? मोरे ने तासुब से लाडले पोते को देखा, जो ज़िंदगी के इतने अहम फैसले को ताख़ीर का शिकार किए हुए था। मोरे, आप समझने की कोशिश करिए। मैं मायसा से उस वक्त तक शादी नहीं कर सकता। मैं ज़िंदगी के जिस मोड़ पर हूँ, कुछ चीज़ें इस वक्त हर चीज़ से ज़्यादा अहम है। वो समझाते समझाते थक सा गया। दरवाजे के पार खड़ी मायसा को अपना दिल दुख की गहराइयों में डूबता हुआ महसूस हुआ। अंदर बैठा मर्द कितनी आसानी से बाकी चीज़ों को उस पर फोकिए दे रहा था। आंखों पर छाती नमी को झटकती वो बगैर कुछ कहे सुने अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। कहीं तुम किसी और को तो पसंद नहीं करने लगे और महज मेरा दिल बहलाने के लिए शादी को मौखर कर रहे हो?
मोरे की झांकती नज़रों पर वो फौरन गड़बड़ा गया। खुदा रहा ऐसी बातें ना करे, मेरी मनकुहा ने सुन ली तो यहीं बैठे बैठे मुझ पर कर्फ्यू नाफिज कर देगी। तुम्हारी हरकतों पर होना तो ऐसा ही चाहिए। नफ़ी में सर हिलाती वो अब चुप होगी। मोरे जान, आप जानती हैं मेरे लिए आपके पास सिर्फ माइजा खान है, जो अपनी सी लगती है। वो दिल की मसनद पर बड़ी शान से विराजमान है। मैं जानता हूँ आप जल्द अज जल्द रुखसती करवाना चाहती हैं, और सच बताओ मैं खुद भी यही चाहता हूँ, लेकिन फ़िलहाल केस की वजह से मैं माइसा को वो तवज्जो नहीं दे सकूँगा जिसकी वो हकदार है। लिहाजा फ़िलहाल आप साथ की शादी की तैयारी करें और मेरे लिए दुआ करती रहें। मेरा रब तुम्हारा हामी नासिर हो मेरी जान। समझा समझा कर बिलाखिर थक कर वो उनकी बात मान गई। इसके माथे पर बोसा देती वो सिद्ध के दिल से दुआ गो थी। खैरियत है मतीन, हम सबको यूं अचानक सुबह सवेरे यहाँ बुलाने का क्या मकसद है? तबरेज़ खान, मोरे और घर के बाकी मर्दों के हमरा इस वक्त साद खान के होने वाले ससुराल में मौजूद थे, जहाँ सबके चेहरे पर इस्तराब था। वहीं अरीबा के वालिद का चेहरा गज़ब से सुर्ख हो रहा था। खैरियत ही नहीं है तबरेज़, खैरियत होती तो आज हम यूँ जलील न होते। साद ने नागवारी से मतीन खान को देखा, जो उसके बाप के सामने ऊंची आवाज़ में गोया अपने गुस्से और नाराज़गी का इजहार कर रहे थे। मतीन, तहम्मुल से बताओ क्या बात है? मोरे पोतों के चेहरे पर तनाव की कैफियत देखते वो फ़ौरन मामला संभलने की सही करने लगी। मैं क्या बताऊँ आपको मोरे, ये सब तो आपका पोता आपको बेहतर बताएगा, जिसने हमें पूरे ख़ानदान के सामने जलील करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। साद की तरफ इशारा करते वो गरजदार आवाज़ में बोले, जबकि अरीबा दरवाजे के पीछे खड़ी कब से आंखों से बहते आंसुओं को बंद बांधने की कोशिश कर रही थी। मतीन, बात को भराओ मत और साफ बात करो। अब की बार अमीन साहब थोड़े सख्त लहजे में गोया हुए। साफ बात सुनना चाहते हैं आप लोग तो ये देखिए। कुछ तस्वीरें और ख़त टेबल पर फेंकते वो सबके तासुरात देखने लगे, जहाँ सब साद और मायसा की तस्वीरें देख रहे थे। कुछ तस्वीरें किचन और कुछ लॉन में खींची गई थी। ये ख़त भी ज़रूर पढ़े। मतीन खान के कहने पर ख़त अमीन खान ने उठाकर ऊंची आवाज़ में पढ़ना शुरू कर दिया। आपका होने वाला दामाद हालिया दिनों में रावलपिंडी से आई अपनी खालाजाद में खासी दिलचस्पी रह रहा है, जिसका अंदाज़ा आपको तस्वीरों से बखूबी हो रहा होगा। अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों की इज़्ज़त सलामत रहे, आपकी बेटी अपने ससुराल में खुश रहे, तो जल्द अज जल्द इन लोगों से अपना रिश्ता ख़त्म कर दे। कहीं ये ना हो कि आपकी बेटी पर सोतल लाने में उसके ससुराल वाले पेश हों। फ़कत आपका खैर खा ये देख लें आप, इसके बाद भी मैं तो हमल का मुजाहरा कर सकता हूँ। सब अपनी जगह सकते की कैफियत में बैठे थे। कौन था ये शख्स जिसने घर के अंदर की तस्वीर को गलत रुख देकर मतीन साहब के सामने पेश किया था? ये सब जैसा दिखाया गया है ऐसा कुछ नहीं है मतीन। अगले माह शादी है। लोगों की हसद की निगाहें हम लोगों के चारों तरफ से घेरे हुए हैं। ऐसे में ये किसने किया है ये मालूम करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन हम ये बात जानते हैं कि हमारे बच्चों के किरदारों में कोई खोट नहीं, और मायसा तो साद की बहनों की तरह है, और जिसने भी ये हरकत की है वो एक पस्त ज़हनियत का हामिल इंसान है। मोरे ने बहुत स्वभाव से मामले को संभलने की कोशिश की, लेकिन ये लड़की घर के दरवाजे पर मिली ये तस्वीरों को साथ ख़त उन्हें खासा परेशान कर गया था। घर में करीबी रिश्तेदार भी मौजूद थे, जिनका कहना था कि धुआं वहीं से उठता है जहां आग लगी हो, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। बाज़ औक़ात ये आग आपके इर्द गिर्द मौजूद वो लोग लगाते हैं जिनकी ज़िंदगी आपसे हसद और कदूरत में गुजर जाती है। अंकल, आप बार बार जिस लड़की का हवाला दे रहे हैं वो मेरी यानी दावर खान की बीवी है। मेरी बीवी के किरदार पर मुझे पूरा भरोसा है, और सबसे ज़्यादा मुझे अपने भाई पर भरोसा है। वो कभी कोई नीच हरकत कर ही नहीं सकता। इन सब तस्वीरों में भी ये दोनों महज सिर्फ बात कर रहे हैं, जिसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन ये ख़त लिखने वाले शख्स ने तस्वीर का रुख बदल दिया है। दावर के मुंह से उस लड़की को अब बीवी होने का इंकशाफ उनके तने हुए असाब को ढीला कर गया। अब जब आंखों से गुस्से और शक की पट्टी उतरी तो उन्हें ये महज दुश्मन की साजिश लग रही थी। अगर सब वजाहतों के बाद भी आपको मुझ पर भरोसा नहीं तो बता दीजिएगा, हम अगले माह बारात लेकर नहीं आएंगे। कब से अपनी और मायसा के बारे में फजूल बातें सुनते साद खान की बर्दाश्त जवाब देगी। दो टोक लहजे में गोया वो किसी पर भी एक नज़र डाले बगैर बाहर निकल गया। साद पोर्च में दाखिल होते वो अपने नाम की पुकार पर ठहर गया। बगैर पलटे वो जान गया था पीछे कौन है। मुझे आप पर भरोसा है। पलटते उसने दरवाजे के पास खड़ी अरीबा को देखा, जिसकी आंखें मुसलसल रोने से सुर्ख हो रही थी। गहरी सांस भरता वो हल्का फुल्का हो गया। उसकी होने वाली जीवन साथी को उस पर भरोसा था। उससे बड़ी नेमत उसके लिए और क्या हो सकती थी। क्या हुआ है अमीन, आप मुझे ऐसे न क्यों देख रहे हैं? हूं शाम नज़रों को खुद पर मरकूज पाकर उन्होंने थूक निकला। दिमाग में खतरे की घंटियां बज रही थी। तुम्हें शर्म आती है हमारा? ज़रा से शर्म। अमीन खान के सख्त लहजे पर उन्हें अपने माथे पर पसीने के कतरे महसूस होने लगे। हुआ क्या है, कोई मुझे बताएगा? मोरे और अमीन खान को एक साथ मुखातिब करती अमारा खान को अपना जिस्म ठंडा पड़ता महसूस हो रहा था। इस वक्त वो तीनों मोरे के कमरे में मौजूद थी। क्या तुमने मतीन को साद और मायसा की तस्वीरें भेजी थी? मोरे के सवाल पर अमारा खान को सांस घुटता हुआ महसूस हुआ। इतनी जल्दी उसे अपना राज फाश होने पर वो शजर सी रह गई। न नहीं मोरे, मैं क्यों करूँगी ऐसे? ज़ुबान की लड़खड़ाहट पर वो मुश्किल काबू पाती वो बोली,
झूठ बोलती है ये मक्कार औरत। मतीन खान की धार पर वो बेसाख्ता उछली। मोरे ने दुख से आंखें मींची। उन्हें हमेशा इसी दिन से खौफ महसूस होता था जिस दिन अमारा खान की हासिद फितरत घर का सुकून बर्बाद कर देगी। ये झूठी मकार औरत शुरू दिन से इस घर का सुकून बर्बाद करती आई है। अपने अंदर की हसद की वजह से इसने हमेशा इस घर के मकीनों की दिल आज़ारी की है। हमेशा खुद का तसल्लुत कायम करने के लिए ये औरत नीच से नीच हरकत करने से भी कभी गुरेजा न रही। मैंने हमेशा इसे खुश रखने की कोशिश की, लेकिन इसके अपने अंदर की हसद ने इसे हमेशा बेचैन रखा। दूसरे से मुकाबलाबाजी में इसने हमेशा मुझे और मेरे बेटे को नज़रअंदाज किया है। गुस्से से बोलते वो आखिर में हाम गए। मोरे ने बेटे को पुरसुकून करने के लिए बेटे के कंधे पर हाथ रख दिए, जबकि अमारा खान साकित तो मुझमत बैठी पहली बार खुद पर चीखते अपने शोहर को देखती रह गई। ये सच था कि उनकी हासिद फितरत ने उन्हें हमेशा बेचैन रखा था। नेमतें होने के बावजूद वह हमेशा एक खलिश का शिकार रही थी। खुद को दूसरे से बढ़तर देखने की ख्वाहिश में उन्होंने कई बार शोहर और बेटे की कोशिशों को नज़रअंदाज किया था। तुम कभी नहीं समझ सकती कि मेरे दिल में इस वक्त क्या क़यामत बरपा थी जब मैं तुम्हारे हाथों से लिखा वो ख़त पढ़ रहा था। आंखों के रगड़ते वो गोया हुए। अमारा खान को अपने इर्द गिर्द ग्लेशियर जमता हुआ महसूस हुआ। मोरे इसी वक्त ही अब बेटे के चेहरे के उतार चढ़ाव देखती मामले की तह तक पहुँच चुकी थी। तुम वो हासिद सांप हो जिससे जुगनू की चमकती रोशनी भी कभी बर्दाश्त नहीं होती। मेरा जी चाहता है अभी इसी वक्त तुम्हें अपनी ज़िंदगी से फारिग कर दूँ। जहर में डूबे निश्तर कानों से गुजरते सीधे दिल में खुप गए। आंसू अमारा खान की आंखों से बहते जा रहे थे। हमेशा मोहब्बत करने वाला शोहर का ये रूप जानलेवा था। बस कर दो अमीन, ख़त्म करो इस बात को अब। मोरे ने तहम्मुल से बेटे को समझाना चाहा। बेटे के दिल की हालत वो बखूबी समझ रही थी। नहीं मोरे, बहुत फ़ायदा उठा लिया है इस औरत ने मेरी नरमी का। अब बस वही होगा जो मैं चाहूँगा। आप कासिम भाई और रोमा भाभी से अहमद और ज़ारा के रिश्ते की बात करें। मैं इस औरत को मज़ीद अपने बेटे की खुशियों की राह में रुकावट नहीं बनने दूंगा। दो टोक लहजे में कहते वो कमरे से बाहर निकल गए। मोरे ने एक नज़र बुत बनी अमारा खान पर डाली, जिनके पास बोलने के लिए कुछ भी ना था। सेकंड टर्म के इम्तहान जल्द शुरू होने वाले हैं। अब तो मसरूफियत में मज़ीद इजाफा हो जाएगा। क्लासरूम से बाहर निकलते वो अपनी उस साथी उस्तानी के साथ महमे गुफ्तगू थी। नीले आसमान पर आहिस्ता आहिस्ता काले बादल छा रहे थे। हल्की ठंडी हवा अगस्त के गर्म महीने में खासी तकवीत बख्श रही थी। तुमने अपना सिलेबस पूरा करवा दिया? मिस सीमा ने गर्दन मोड़कर साथ चलती स्याह चादर के हाले में सुर्ख सफ़ेद चेहरा लिए मायसा खान को देखा, जो शुरू से ही उन्हें बहुत पसंद थी। खामोश तबा अपने काम से काम रखने वाली मायसा कभी किसी टीचर की बुराई करती दिखाई नहीं दी थी, और एक माह से उसकी खामोशी मज़ीद गहरी होती चली गई। पहले जो वो थोड़ा किसी के पास बैठ जाया करती थी, अब तो वो भी ना होने के बराबर था। बस अपना काम मुकम्मल करके वो फ़ौरन घर के लिए रवाना हो जाया करती। जी, सिलेबस पूरा हो गया है और अब बच्चों को रिवीजन करवा रही हूँ। हवा से उड़ती चंद बालों की लटों को कान के पीछे उड़ते वो गोया हुई, जबकि मिस सीमा की नज़रें सामने नजर आते मंजर को देखते ही चमक कर उठी। वो देखो, आज ये हैंडसम फिर किसी जालमा के इंतजार में खड़ा है। मिस सीमा की चहकती आवाज़ पर उसने सर उठाकर सामने देखा, जहाँ ब्लू जीन्स पर वाइट शर्ट पहने जिसके कफ कोहनियों तक फोल्ड किए गए थे, स्याह रंगी पराउडों से टेक लगाए वो कोई और नहीं बल्कि मायसा खान का शोहर दावर खान था, जो मायसा को स्कूल के गेट के पास खड़ा देखकर सीधा होता हाथ के इशारे से अपनी जानिब मतवज्जा कर गया। ये तुम्हें इशारा क्यों कर रहा है? मिस सीमा ने चंबे से सामने खड़े दावर और एक नज़र साकित और मुंशमत खड़ी मायसा पर डाली, जो बगैर पलक झपके सड़क के उस पार देख रही थी, जबकि दावर उसे बगैर उसकी जगह से जुम्बिश किए एक ही जगह इस्तादा देखकर खुद सड़क पार करता उसके सामने आन खड़ा हुआ। अस्सलामुअलैकुम, शाइस्ता नरम लहजे में मिस सीमा खुशी से फूले ना समाई और झट से खुद ही सलाम का जवाब दे दिया। कैसी हो मायसा? हर चीज़ से बेपरवाह वो सिर्फ उसे ही देख रहा था। मायसा को अपने गिर्द सिर्फ खामोशी महसूस हो रही थी। सामने गाड़ियों की आमदोरफ्त ज़ोरों शोर से जारी थी, लेकिन मायसा खान का वक्त दावर खान को देखते ही थम सा गया। आपको अक्सर यहाँ खड़े देखा है मैंने, लेकिन पिछले माह आप यहाँ नज़र नहीं आए। खैरियत थी? मिस सीमा ने मरासिम बढ़ाने की सही की। जिसके लिए यहाँ आता था वो आंखों के सामने ही थी, इसलिए यहाँ आने की ज़रूरत नहीं हुई। सरमई आंखें बुरी आंखों में डूबी हुई थीं। आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? मिस सीमा की आवाज़ पर वो चौंक कर उन्हें देखती अपने आप को संभालने लगी। हम तो बचपन से ही एक दूसरे को जानते हैं। मायसा की उसके चेहरे पर खिलती मुस्कुराहट इस वक्त जहर लग रही थी। क्या आप दोनों कज़न्स हैं? मिस सीमा ने एक और सवाल किया। नहीं, मैं मायसा खान का शोहर दावर खान हूँ। कितनी संजीदगी, शाइस्तगी और नरमी से उसने खुद का हवाला मायसा की ज़ात से जोड़ा था। मिस सीमा की आंखों में सताइश सी उभरी। आप यहाँ क्या कर रही हैं? सर्द लहजे में गोया होती वो नज़र उठाकर दावर खान की आंखों में झांकने की कोशिश करने लगी, लेकिन काले चश्मों ने उसकी रसाई को नामुमकिन सा बना दिया। आपा, अच्छा हुआ आप आ गई। दावर भाई, मैंने सामान ले लिया है, चलें घर चलते हैं। उमर की आवाज़ पर पलटती वो उसे सामने देखकर हैरान रह गई, जो अब बस अपनी बोली बोलता उसका हाथ पकड़े रोड पार करवा रहा था, जबकि दावर उसकी दूसरी तरफ उससे एक कदम पीछे अपने दराज कदोकामत से साए की तरह चलता आ रहा था। साद की शादी की तैयारियां मुकम्मल हैं।
خالد خان نے اپنے سامنے بیٹھے اپنے دماغ سے پوچھا، جو صبح سویرے ہی سسرال حاضری دینے کے لیے موجود تھا۔ جی، سب تیاریاں مکمل ہیں، اگلے ہفتے سے شادی کی رسومات بھی شروع ہونے والی ہیں۔ ندا خان نے تشکر آمیز نظروں سے داور کو دیکھا، جو بہت آسانی سے سعد کے سسرال والا معاملہ چھپا چکا تھا۔ ثانیہ خان نے ندا کو سعد کے سسرال میں ہوئے مسئلے کے بابت سب بتا دیا، لیکن شوہر کے غصے سے خائف وہ خالد اور مائسہ دونوں سے سارا معاملہ چھپا چکی تھیں۔ میں جب مائسہ کو لینے آیا تھا اس وقت گھر کے بیشتر افراد سعد کے سسرال گئے تھے، بس اس لیے مورے اور باقی سب سے ملاقات نہ ہو سکی۔ کویت سے واپس آتے وہ سیدھے پشاور جا کر مائسہ کو واپس لے آئے تھے۔ داور نے فقط اسبات میں سر ہلایا۔ آپ بتائیں، آپ کا آفس یہاں کب شفٹ ہو رہا ہے؟ بس یار، کوشش میں لگا ہوں، امید ہے اگلے ماہ تک سب سیٹ ہو جائے گا۔ چائے کے کپ میں نظر بچا کر وہ ساتھ ساتھ شکر ملا رہے تھے، جو داور کی نظروں سے مخفی نہ رہی۔ شکر آپ کے لیے اچھی نہیں انکل، آپ کی شوگر بڑھ جائے گی۔ نرمی اور سنجیدگی سے گویا ہوتے اس نے خالد خان کو مسکرانے پر مجبور کر دیا۔ حد ہے یار، کبھی تو کچھ بھول جایا کرو، ہر بات ہمیشہ یاد رہتی ہے تمہیں۔ ہنستے ہوئے انہوں نے اپنا کپ ندا خان کو دے دیا اور خود ٹرے سے بغیر شکر والا کپ اٹھا لیا۔ آپ کو کیسے پتا کہ پاپا کو شوگر ہے؟ تب سے خاموش بیٹھے عمر کو یہ سب باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ خالد خان کو ڈیابٹیز جیسا مرض آج سے 5 سال پہلے لاحق ہوا تھا اور گھر والوں کے علاوہ کسی کو بھی اس بارے میں علم نہیں تھا۔ پھر داور کو یہ بات کیسے پتہ چلی؟ میں کام کے سلسلے میں اکثر کویت جاتا رہتا ہوں، جب بھی گیا ہوں انکل کے پاس ہی ٹھہرا ہوں، شائستگی سے مسکرا کر جواب دیتا۔ وہ سب کو بہت پیارا لگا۔ ندا خان نے حیرت سے شوہر کو دیکھا، جو مسکرا رہے تھے۔ وہ داور سے ملتے رہتے تھے، داور کے کچھ اہم کیس کے بابت جانتے۔ انہوں نے کبھی بھی رخصتی پر جلدی کا زور نہیں دیا، ان کے لیے ان کا داماد آئیڈیل تھا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں، میرے ایک نہیں 2 بیٹے ہیں۔ لاؤنج کی فضا میں خوشیاں کی عجب خوشبو مہک رہی تھی۔ دروازے کی اور سے ہٹتے وہ بوجھل قدموں سے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ مونسون کی برسات سے ماحول میں ہلکی سی خنکی محسوس ہو رہی تھی۔ سیاہ کالے بادل چاند سے آسمان میں بسیرے کیے ہوئے خود کو ہوا کے دوش کے سپرد کیے پورے آسمان میں گردش کر رہے تھے۔ سیاہ بالوں کو جو کٹی میں قید کیے وہ دوپٹہ کندھوں پر پھیلائے آسمان پر نظریں جمائے بیٹھی تھی۔ دماغ اس وقت خود کو مختلف سوچوں میں جکڑا محسوس کر رہا تھا۔ قدموں کی آہٹ پر بغیر گردن موڑے بس وہ تھوڑا سا کھسک گئی۔ داؤد دھیرے سے چلتا اس کے سامنے جھولے پہ بیٹھ گیا۔ کچھ دیر پہلے جھولا اب خاموشی سے اپنی جگہ استادہ تھا۔ تمہیں یاد ہے ہم پہلی بار اسی جگہ پر ملے تھے اور اس دن بھی یہ جھولا آپ کے وزن سے جھولنا بند ہو گیا تھا؟ اس کی ایسی سنجیدہ لہجے پر وہ بے ساختہ مسکرا دیا۔ تمہیں سب یاد ہے؟ مجھے آج بھی سب یاد ہے، بس آپ مجھے اور مجھ سے متعلق ہمارے رشتے کو بھول چکے ہیں، مائسہ نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ تمہیں لگا میں تمہیں بھول گیا؟ میں تمہیں بھول سکتا تھا کیا؟ اس کے لہجے کے سحر میں جکڑتے وہ گردن موڑ کر اسے دیکھنے لگی، جہاں گلی میں روشن اسٹریٹ لائٹ کی ہلکی روشنی دونوں کو چہرے کو روشن کر رہی تھی۔ جن کے پاس بہتر نعم البدر موجود ہوں وہ اکثر بھول جایا کرتے ہیں۔ داور نے بغور اسے دیکھا پر اس کی بات کا مطلب نہیں سمجھ سکا۔ مائسہ، مقابل کی پکار پر اس کی آنکھوں کے گوشے خود بخود نم ہو گئے۔ میرے لیے تم متبادل نہیں، ترجیح ہو، اور ترجیحات کو کبھی بدلا نہیں جاتا۔ گمبھیر آواز میں گویا ہوتے وہ پورے ماحول پر اپنا سحر پھونک رہا تھا۔ داور نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، بری آنکھیں کچھ اداس اور روٹھی ہوئی تھیں۔ جھوٹ بولتے ہیں آپ کے نزدیک اس رشتے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اگر اہمیت ہوتی تو آپ کبھی مجھے نظر انداز نہ کرتے۔ ہمارے نکاح کو 10 سال ہو گئے تھے داور، 10 سال کم عرصہ نہیں ہوتا، اور آپ نے ان 10 سالوں میں ایک بار بھی مجھ سے رابطہ نہیں کیا۔ جب بھی خالہ یا مورے آپ سے شادی کی بات کرتے آپ انہیں ہر بار ٹال دیا کرتے تھے۔ آپ کو کوئی احساس نہیں ہوا کہ مجھے ہر بار ہر کال پر آپ کے ہونے کا انتظار رہتا تھا؟ ہر بار دروازے کی آہٹ پر مجھے آپ کے ہونے کا تصور ہوتا، لیکن آپ نہیں آئے، آپ کبھی آنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ بولتے بولتے آخر میں اس کی آواز رند گئی، آنسوں کا گولا گلے میں اٹکتا محسوس ہوا۔ اس چھوٹے سے دل میں میرے لیے اتنی بدگمانیاں جمع کر رکھی ہیں۔ داور نے گہرا سانس لیتے اسے دیکھا، جو اب سر جھکائے اسٹریٹ لائٹ کی ہلکی روشنی میں پاؤں سے گھاس کو کھرچ رہی تھی۔ وقت آ گیا تھا وہ مقابل کے تمام خدشات کو دور کرنے کا۔ میں 17 سال کا تھا جب ایک دن ایک بزنس پارٹی سے واپسی پر ممی بابا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ وہ دن میرے لیے زندگی کے سیاہ ترین دنوں میں سے تھا۔ امی موقع پر ہی جان گنوا بیٹھی اور بابا کو فوراً ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ اس رات بابا کا ہاتھ پکڑے میں ان کے سرہانے کھڑا مسلسل انہیں پکار رہا تھا۔ انہوں نے آنکھیں کھول کر مجھے اپنے قاتل کا نام بتا دیا اور خود زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے امی کی طرح مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ گئے۔ آغا جان اور موری نے بہت کوشش کی کہ میں اس مسئلے سے دور رہوں، لیکن میں اپنے اندر اٹھتے اشتعال کو دبا نہ سکا۔ روز دن رات کی لگاتار محنت کی بدولت میں سب کی مخالفت کے باوجود پولیس فورس جوائن کر لی۔ مختلف کیس سے نبٹتے نبٹتے ایک دن وہ انسان، وہ درندہ جس نے مجھ سے میری آنکھوں کی روشنی چھینی تھی، مجھے اس کا سراغ مل گیا اور میں نے اسے وہ سزا دی جس کا وہ حقدار تھا۔ مائسہ کو اس کی آنکھوں میں اترتی سرخی کپ کپا گئی۔
اس کے بس میں ہوتا تو وہ دوبارہ اسے زندہ کر کے پہلے سے زیادہ دردناک موت دیتا۔ اس نے ایسا کیوں کیا؟ مائسا کا دل تکلیف سے جکڑا تھا۔ بابا کا کاروباری دشمن تھا۔ جلن اور حسد میں آ کر اس نے کئی زندگیاں تباہ کر دی۔ داور کا لہجہ ہر احساس سے عاری تھا۔ تم کہتی ہو نا میری زندگی میں تمہاری کوئی اہمیت نہیں، پر میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ اتنے سالوں میں نے تمہیں سب سے زیادہ اپنے قریب محسوس کیا ہے۔ دل چاہتا تھا بھاگ کر جاؤں اور کسی چاندنی رات میں تمہاری ہمراہی اسی جھولے پر جھولتے تم سے دل کی ڈھیروں باتیں کروں۔ تھوڑی دیر پہلے والا غصہ اب کہیں کھو سا گیا تھا۔ اب لب و لہجے میں صرف محبت ہی محبت تھی۔ رخصتی کو تاخیر کرنے کی وجہ بھی یہی تھی کہ میں کیس کی وجہ سے تمہیں زیادہ وقت نہیں دے سکتا تھا، اور شاید میرا دل بھی پہلے ماضی کے صفوں سے اٹھتی دھول کو صاف کر کے ہی نئی زندگی کی بنیاد رکھنا چاہتا تھا۔ اگر ایسی بات تھی تو آپ نے اتنے سالوں میں مجھ سے ایک بار بھی ملنے نہیں آئے۔ مائسا کی زبان سے ایک اور شکوہ پھسلا۔ وہ اسکول کے باہر اسے دیکھتا ضرور تھا لیکن کبھی پاس آ کر ملا نہیں تھا۔ اگر تم سے مل لیتا تو خود پر ضبط رکھنا مشکل ہو جاتا۔ اس کے گمبھیر لہجے میں کہیں بات پر اس کی پلکیں آرزو پر سجدہ ریز ہو گئی۔ اتنے سالوں میں کام کے سلسلے میں اکثر انکل سے ملتا رہا ہوں، ان کی گڈ بکس میں بھی شامل ہوں، بس ان کی بیٹی کو منانا تھوڑا مشکل ثابت ہو رہا ہے۔ کچھ توقف کے بعد وہ بے ساختہ ہنسی۔ دل سے شکایات کے بادل چھٹ سے گئے تھے۔ اور ہاں، اس سے پہلے کہ تم مجھ سے کوئی اور شکوہ کرو، میں یہ بات واضح کر دوں کہ میرے دل میں تمہارے سوا کوئی بھی نہیں، اور ہبا محض میری ایک کولیگ ہے جو اکثر کیس کے سلسلے میں میری مدد کرتی ہے۔ داور نے آج ہر دیوار توڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا، مگر میں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کہا۔ اپنے دل کے راز کا یوں فاش ہو جانے پر وہ اچھی خاصی بوکھلا گئی۔ ہاں میں جانتا ہوں تم نے نہیں کہا، پر تمہیں ہر طرح کا تحفظ فراہم کرنا میری ذمہ داری ہے۔ اپنے شہر میں جکڑتا وہ اس وقت اسے کوئی جادوگر لگا۔ اگر سب شکایات دور ہو گئی ہوں تو میں ہاں سمجھوں۔ وہ اب براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ ہوا کے دور سے بالوں کو کان کے پیچھے ارساتے وہ بھی اس کی سرمئی آنکھوں میں جھانکنے لگی۔ سوچوں گی، مسکراہٹ دباتے وہ تھوڑا اترا کر بولی۔ اب بھی سوچو گی؟ وہ اب تھک کر جھولے کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ آپ نے جتنا عرصہ مجھے تنگ کیا ہے، اس لیے تھوڑی سزا تو آپ کو بھی ملنی چاہیے۔ داور نے گھور کر اسے دیکھا جو اب گردن اکڑا کر بیٹھی پوری طرح سے بدلہ لینے کا ارادہ رکھتی تھی۔ کچھ توقف کے بعد داور نے پینٹ کی جیب سے موبائل نکالا اور نمبر ملاتے کان سے لگا دیا۔ مائسا اس کی عجیب و غریب کارروائی کو اچنبھے سے دیکھ رہی تھی۔ جی مورے جان، جی سب خیریت سے ہیں یہاں۔ آپ بس کل آ جائیں اپنی بہو کی رخصتی کی تاریخ لینے۔ سعد اور احمد کے ساتھ ایک ہی خرچے میں میری بھی شادی نمٹا دیجیے گا۔ جی ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ آپ آرام کریں۔ صدمے کے زیر اثر وہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ زارا شادی کے لیے مان گئی، زارا بھی مان گئی اور مارا چچی بھی مان گئی۔ اب تم بھی مان جاؤ یار، اب اگر دیر ہوئی نا تو میں نے یہیں اپنے سسرال میں ڈیرے ڈال لینے ہیں۔ دھمکیاں میں اس لہجے میں کہتا وہ اسے کھلکھلانے پر مجبور کر گیا۔ پھر میں اقرار سمجھوں؟ سر جھکاتے وہ اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ دور آسمان پر بادلوں نے ایک جھٹکا کھایا اور زور سے ابر رحمت برسنے لگی۔ زور سے گرجتی برستی بارش پر وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ داور نے لمحے کی دیری کیے بغیر اس کی سونی کلائی تھام لی۔ کیا مجھے اجازت ہے کہ میں ان سونی کلائیوں کو محبت کی چھنکار سے بھر دوں؟ پر امید نظروں سے اسے دیکھتے وہ پوری طرح بارش میں بھیگ چکا تھا۔ میرا اقرار 10 سال پہلے عمل میں آیا تھا داور خان۔ مائسا خان نے 10 سال پہلے خود کو داور خان کے نام کیا تھا۔ مائسا کے اقرار پر داور کی دل کی دنیا دوبارہ آباد ہو گئی۔ برستی بارش کے بعد تابناک صبح دونوں کی زندگی کو محبت اور خوشیوں سے روشن کرنے والی تھی۔ کبھی یوں بھی آ میرے روبرو، تجھے پاس پا کے میں روبرو، مجھے منزل عشق پہ ہو یقین، تجھے دھڑکنوں میں سنا کروں، کبھی سجا لوں تجھ کو آنکھوں میں، کبھی تسبیحوں میں پرا کروں، کبھی چوم لوں تیرے ہاتھوں کو، کبھی دل میں بسا کروں۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ خوبصورت سا ناول اپنے اختتام کو پہنچا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ میرے ناول پسند آ رہے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔